जी हाँ दोस्तों, ये हमारा महासंग्राम वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम आपको केवल 9 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों 9 क्वेश्चन बताएंगे और उन्हीं के अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया ना, वो मैंने आपका सिलेबस को भी देखा है और जो प्रीवियस ईयर पेपर यानी पिछला साल जस्ट जो इसके पिछले साल पूछा गया पेपर था ना, उसको भी मैंने देखा है। और मैं इतना सालों से वीडियो बना रहा हूँ, उस चीज़ को भी मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। और हर एक चीज को मैंने यहाँ पर कंक्लूजन किया, उसके बाद मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। जो पिछला बार क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें से कुछ क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज को देखते हुए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। और एक और चीज, जो आपका बुक निकला हुआ है ना इस बार का, उस बुक को भी मैंने देखा है, जो उस बुक में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो सारे चीजों को देख करके मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6 हिस्ट्री का ये महासंग्राम वीडियो है, ठीक है। बस इतना देखो और एग्जाम देने जाओ, इसके बाद आपका कोई भी और देखने की जरूरत नहीं है। और इसमें सभी क्वेश्चन आंसर हम डील करेंगे और जो पिछला साल पेपर हुआ उसको भी डील करेंगे और एक एक नंबर के क्वेश्चन को भी डील करेंगे। मतलब आपको केवल एक ही क्वेश्चन देखना है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप की विवेचना करें, ठीक है। या तो क्वेश्चन चेंज करके दे देगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों, परिणामों और प्रभावों का वर्णन करें। अब देखो दोस्तों, मैं एक ही वीडियो बनाऊं, उसमें मैंने सारा चीज बताया। 1857 ईस्वी के विद्रोह का क्या कारण था, परिणाम, स्वरूप, सारा चीज मैंने बता दिया, ठीक है। तो बस ये वीडियो मेरा देखो और चाहे 1857 ईस्वी से रिलेटेड कोई भी आ जाए, आंसर आपको यही लिखना है। हेलो दोस्तों, आज का ये जो आपको वीडियो में हम बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और इसके साथ साथ हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। उसके बाद चाहे आपका 1857 के विद्रोह का कारण आ जाए, चाहे इसके प्रभाव, जिसको हम लोग परिणाम भी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आपको सेम बनने वाला है, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और आपको अच्छा तरीके से समझ भी आएगा, कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है और अच्छा नंबर भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक की ओर ले चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं अच्छा तरीके से समझा पाऊँ। 1857 का विद्रोह से 2 ही क्वेश्चन आता है, या तो इसका कारण पूछ लिया जाएगा, या तो इसका आपको पूछ लिया जाएगा इसका परिणाम, जिसको हम लोग प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात क्या है इसका, वो पहले आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, 1857 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमको आना पड़ेगा 1757 में, ठीक है। देखिए, यानी 100 साल पहले, ठीक है। तो बात है 1757 में, जब प्लासी का युद्ध हुआ था। सबसे पहला हमारे भारत में क्या हुआ था, 1757 का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन हो गया। मतलब अंग्रेज लोग बाहर से हमारे देश में आ गए। उस टाइम बस हमारे देश में आए थे कमाने के लिए, कि किसी हम लोग दूसरा देश कैसे जाते कमाने के लिए, वैसे वो लोग बस यहाँ पे कमाने के उद्देश्य से आए थे। जब उन लोगों ने यहाँ पे आए, ठीक है, तो फिर ये समय धीरे धीरे बीतता बीतता चला गया और आ गया 1857, यानी 100 साल हो गया, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेज लोग हमारे देश आए और बात है अब 1857 यानी 100 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे आ गया। जब उन लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा फायदा कमाया जा सकता है भारत से, तो यहाँ पे अंग्रेज लोगों ने एक कंपनी लॉन्च कर दिया जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये कंपनी को लॉन्च किया गया। अब ये कंपनी का लॉन्च किया गया, प्लस में बाहर से जो लोग यहाँ हमारे देश आए ना, यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे कि व्यापार करेंगे, और धीरे धीरे हमारे देश पर क्या करने लगा, भारत पर कब्जा करने लगा। अब भारत पर जब कब्जा करने लगा तो यहाँ के लोगों को ही वो अपना सैनिक बना करके रखते थे, यहाँ के लोगों से ही काम करवाते थे, ठीक है। अब क्या होता था कि भारत के लोगों को अपने सेना में रखते थे, ठीक है, और उसमें हिंदू मुस्लिम सब प्रकार के सेना रखते थे भारत के लोगों को। अब आप लोग एक गोली देखते होंगे कि एक गोली को डालने से पहले उसको बाहर से दांत से खींचना पड़ता है, ठीक है। तो क्या किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उस गोली के ऊपर जो चमड़ा था ना, वो गाय और सुअर का बनाया जाता था, ठीक है। और गाय जो है वो हिंदू के लिए पवित्र है और जो सुअर है वो मुस्लिम के लिए। अब भले इसको कैसे कोई दांत से खींच सकता है, ठीक है। तो गोली के जो ऊपर जो हुआ करता था ना, वो चमड़ा का हुआ करता था, जिसको कारतूस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहले उसको दांत से हटाया जाता था, ठीक है, उसके बाद वो फिर गोली डाला जाता था, ठीक है। और हिंदू और मुस्लिम लोगों के लिए ये तो चीज़ पवित्र है ही नहीं कि हिंदू और मुस्लिम उस चमड़े को दांत से खींचे, और यहीं से लड़ाई क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कारतूस की गोली जो था वो हमारे भारत के मंगल पांडे था, इन्होंने दांत से खींचने से मना कर दिया, ठीक है, दांत से खींचने से मना कर दिया। उसके बाद ये विद्रोह जो है वो, ये लड़ाई है, एक
बहुत ही बड़ा रूप ले लिया और उसी समय से ये लड़ाई चलते आ रहा था, चलते आ रहा था, चलते आ रहा था। और जो उस टाइम से लड़ाई शुरुआत हुआ, उस टाइम से अंग्रेजों के प्रति लड़ाई चलते रहा जब तक हमारा देश 1947 में आज़ाद नहीं हो गया। इसलिए इसको स्वतंत्रता का संग्राम का भी विद्रोह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई, हमारा देश की लड़ाई यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो मंगल पांडे से ये लड़ाई छिड़ जाता है और ये धीरे धीरे लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्रांति का शुरुआत जो हुआ, ये सब तो कारण से हुआ ही हुआ, इसके छोटे छोटे मोटे और भी सारे कारण रहा है। एक समाज की कारण था, सामाजिक कारण के कारण भी क्रांति स्टार्ट हुआ है। कुछ आर्थिक कारण था, कुछ राजनीतिक, कुछ धार्मिक, कुछ सैन्य, कुछ असंतोष भावना, लोगों में असंतोष की भावना था। मतलब ये सब भी कारण था जिसकी वजह से हमारे देश में क्या हुआ, एक क्रांति स्टार्ट हुआ, 1857 की क्रांति। अब ये तो कारण हो गया। अब मान लो कि कोई भी क्रांति अगर होता है, कोई भी आंदोलन, कोई युद्ध होता है, तो उसका परिणाम भी होता है, प्रभाव भी होता है। जैसे मान लो कि हम और आप लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे और आपके बीच में क्रांति हो रहा है, तो जब क्रांति हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? या तो हम जीत जाएंगे या तो आप जीतेंगे, या तो फिर क्या होगा, मुझे चोट पहुंचेगा, मुझे क्षति पहुंचेगा। ठीक है, मतलब उसका परिणाम, कुछ प्रभाव तो होता है ना। तो वैसे ही बाहर के लोग जो हमारे देश में आए थे ना, अंग्रेज लोग, तो उन लोगों का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ा। क्या चीज़? जब युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में भले ही भारत के लोग हार गए, लेकिन जो भारत के ऊपर अत्याचार हुआ करता था, लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ ना, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल गया। और वही लड़ाई धीरे धीरे आते आते हमारे जो हमारा देश है वो आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाए। तो परिणाम भी देखेंगे, प्रभाव की जब लड़ाई होगी तो इसका क्या रिजल्ट सामने आकर के निकला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह का कारण और इसके प्रभावों की विवेचना करें। अब आपको हर एक कुछ समझ में आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं परिचय में। ठीक है, सबसे पहले परिचय को जानते हैं। देखिए, बात है सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों साम्राज्य की स्थापना हुई। ये सब हम पहले बता दिए। इसके 100 वर्ष के बाद जस्ट 1857 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से शुरू किया। यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार किया और लोगों पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। किंतु भारतीयों के आपस के झगड़ों का लाभ उठाकर मुट्ठी भर अंग्रेजों ने एक खुशहाल और समृद्धिशाली देश को गुलाम से जकड़ लिया। मतलब जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आए ना, तो उन लोग, अंग्रेजों लोग तो कुछ मुट्ठी भर के लोग थे, ज़्यादा तो थे नहीं। ठीक है, कि भारत में जितना जनसंख्या उतना लोग आए थे, नहीं, मुट्ठी भर के लोग थे। लेकिन देखा गया कि भारत के लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उसी का फ़ायदा उठा करके उन लोगों ने क्या किया, हमारा एक अच्छा सा देश, जो खुशहाल देश था, समृद्धशाली था, जो हर चीज़ से भरा हुआ देश था हमारा, जिसको सोना का चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, उस देश को क्या कर लिया उन लोगों ने, जकड़ लिया, एक जाल की तरह बांध लिया, लोगों को गुलाम बना लिया अपना। भारत का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, भारत को क्या कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं कि यहाँ की जनता ने आपस में लड़ झगड़ कर बाहरी लोगों के हाथों में अपने साम्राज्य को सौंप दिया। मतलब भारत का एक दुर्भाग्य कह सकते हैं कि भारत की जनता ने लड़ झगड़ करके अपना टाइम पास किया और अपना देश दूसरे के हाथों में सौंप दिया। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों की संपूर्ण कार्य व्यवस्था जो कि व्यापार से शुरू हुआ थी, ठीक है, धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष को हड़पने की कोशिश में बदलने लगी और भारतीयों पर अत्याचार करने लगा। मतलब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे अपना व्यवसाय को करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे भारत को हड़पना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और इन लोगों पर अत्याचार करने लगा और वो अपना गुलाम बना लिए। नेक्स्ट है कि यह विद्रोह अचानक से शुरू नहीं हुआ। अगर हम लोग सोच रहे हैं अचानक से शुरुआत हुआ, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से शुरुआत हुआ। वो लोग पहले आए हैं, व्यापार किए, देखा सुना कि यहाँ पे क्या है, लोग झगड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हुआ। ठीक है, बल्कि इसके पीछे कई सालों का समय लगा। ये अचानक से लड़ाई स्टार्ट नहीं हुआ, इसके पीछे कई सालों की लड़ाई था। ठीक है, इस क्रांति का शुरुआत तब हुआ, बेसिकली इस क्रांति का शुरुआत तब हुआ जब वहाँ के भारतीय सैनिकों को चर्बी युक्त मतलब वो चमड़े के, ठीक है, जो चर्बी से बनता था, ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस की गोली तो जो था ना, वो जबरदस्ती प्रयोग करने व उनके धर्म नष्ट करने की कोशिश की गई, ताकि यहाँ के हिंदू और मुस्लिम लोगों का धर्म नष्ट किया जाए। इसलिए गोलियों को जो दांत से खींचना पड़ता था ना, वो किसका रहता था, चर्बी से बनाया जाता था, गाय और सूअर के चर्बी से। ठीक है, और उसको खींचना पड़ता था। सॉरी, शायद मैंने इसके पहले आपको चमड़ा बताया होगा। ठीक है, किससे, तो चर्बी से। ठीक है, चर्बी से बनाया जाता था। अब क्या हुआ कि मंगल पांडे जो भारत के थे, इन्होंने विरोध कर दिया। ठीक है, तो मंगल पांडे नामक सैनिक इसका विरोध करते हुए विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, और मेरठ से 10 मई 1857 की क्रांति शुरुआत हो गया। ठीक है, इस क्रांति में लाखों किसान, दस्तकार और सिपाही एक साथ मिलकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। जो ब्रिटिश शासन था, जो बाहर से लोग आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उन सभी को हिला करके रख दिया। भले ही भारत के लोगों का जीत नहीं हो पाया। यह लड़ाई 1857 से शुरू होकर देश की स्वतंत्रता तक चली, जिसके कारण इसे स्वतंत्रता का संग्राम भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ट्रिक में बता दिया। ठीक है,
अब आता है 1857 के विद्रोह का कारण। तो इसका सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था, सैन्य कारण था और भारतीय जनता में जो असंतोष की भावना फैला हुआ था ना, ये एक कारण था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ, नहीं तो फिर नहीं हुआ रहता। अब एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला सामाजिक कारण, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज में किए गए सुधार। अब ब्रिटिश सरकार जो भारत आए हुए थे, भारत के लोग, वो भारत में सुधार कर रहे थे। अब सुधार कर रहे थे कि लूट कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा। देखो सुधार क्या कर रहे थे, सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक। अब सती प्रथा पर रोक लगा रहे थे और बाल विवाह पर क्या कर रहे थे, रोक लगा रहे थे। ठीक है, अभी जो सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगा रहे थे ना, तो इससे इन परंपराओं मान्यताओं को चुनौती दी, जिससे असंतोष फैला। इससे क्या हुआ कि भारत के जो लोगों में ना असंतोष की भावना फैला। ठीक है, साथ ही ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देना। ठीक है, साथ ही क्या हुआ कि जो ईसाई मशीनरियों है ना, ईसाई मशीनरियों यानी कि जो ईसाई से रिलेटेड जो मशीन था ना, वो सभी को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दिया। अब देखो ईसाई धर्म से रिलेटेड जितने सारा क्या था, यानी कि मशीन था, ठीक है, वो सभी को भारत में प्रवेश करने का अनुमति दे दिया। इससे भारत के लोगों में असंतोष की भावना फैल गया। ठीक है, ठीक है, तो भारत के लोग बेसिकली नाराज किस लिए थे, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार लोग नियम कानून बना रहे थे, सती प्रथा को लेकर के, बाल विवाह को पर रोक लगा रहे थे, तो ये सब चीज़ों से भारत के लोगों में असंतोष की भावना फैला। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या कर रहे थे, बाहर की कंपनियों को जो मशीन था वो सबको यहाँ पे बुला रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आर्थिक कारण। तो ब्रिटिश शासन ने जमींदार व्यवस्था को बदला। जो ब्रिटिश सरकार थी ना, वो जमींदारी व्यवस्था को क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है, जिससे किसानों और जमींदारों पर भारी कर का बोझ हुआ। कर का मतलब टैक्स का बोझ पड़ा। ठीक है, और उनका शोषण हुआ। मतलब क्या किया, वो जमींदारी व्यवस्था को बदल दिया। कहा गया कि जो भारत के किसान है वो क्या करेंगे, टैक्स देंगे, और भारत के लोगों से ही टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कर बोलते हैं। ठीक है, और उनका शोषण हुआ भारत के लोगों पर। ठीक है, भारतीय उद्योगों, जो जितने सारे भारत के उद्योग थे, कारीगर थे, को ब्रिटिश माल के सामने असफल कर दिया गया। अब देखो भारत के जितने सारे उद्योग था, कारीगर थे ना, ये सब फेल हो गए। किसके सामने, ब्रिटिश माल के सामने। जो ब्रिटिश के कंपनी था, ब्रिटिश के औजार था, ब्रिटिश के लोग थे, उसके सामने धीरे धीरे भारत के हर एक कंपनी, हर एक कारीगर जो जिसके पास कार्य करने की कला था, वो सब फेल होने लगा। ठीक है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। आगे देखिए, ब्रिटिश नीति के तहत भारतीय कच्चे माल का निर्यात हुआ। यानी भारत में जो कच्चे माल क्या होता था, उपजाया जाता था, जो लोग धान, चावल, गेहूँ, ये सब जो कच्चा माल उपजाया जाता था ना, उसका निर्यात कर देते थे। यानी कि यहाँ जो आए थे ना ब्रिटिश लोग, वो अपने देश भेज देते थे। यहाँ से गेहूँ, चावल खरीद लेते थे सस्ता कीमत पर, और भेज देते थे कहीं दूर, यानी अपने देश भेज देते थे। और अपने देश में औद्योगिक माल का आयात हुआ। और क्या हुआ, वहाँ बाहर में बना लेते थे अपने देश में, और वहाँ से बना करके क्या करते थे, भारत में फिर आयात करते थे। निर्यात मतलब भेज देते थे कच्चे माल, ठीक है, और वहाँ से बना करके यहाँ पे लाते थे। जैसे धान ही है, भेज दिया और धान को अच्छा से चमका करके फिर यहाँ पे लाया गया, और यहाँ उच्च कीमत पर भारत में ही बेचते थे। मतलब भारत का ही सामान निर्यात करते थे, पहले ले जाते थे और फिर उसके बाद पॉलिश करके आयात कर देते थे। और इसकी आर्थिक स्थिति, इस तरह से भारत की जो आर्थिक स्थिति था ना, वो धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। ठीक है, क्योंकि यहीं के लोगों को खरीद करके यहीं के लोगों को महंगा तरीका से उपलब्ध कराया जा रहा था। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या, तो भारतीय राजाओं और शासकों की संपत्ति और सत्ता का अभिग्रहण हुआ। ठीक है, मतलब जो भारत के राजा के लोग थे ना और शासक लोग थे ना, उसके संपत्ति पर भी कब्जा करने लगे ये लोग, उनकी सत्ता भी छीनने लगे। ठीक है, भारतीय लोगों के अधिकारों को छीनने वाली ब्रिटिश नीतियों ने भारतीयों को नाराज कर दिया। भारत के लोगों के जितने सारे अधिकार थे, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, छीन रही थी। जीने का अधिकार नहीं दे रहे थे इन लोगों को। इसकी वजह से भारत के लोग क्या हो गए, परेशान हो गए ब्रिटिश वाले से। नेक्स्ट धार्मिक कारण, ब्रिटिश शासन ने ईसाई धर्म का प्रचार किया। देखिए अब ब्रिटिश सरकार यहाँ थे हिंदू और मुस्लिम, और वो लोग ईसाई धर्म का क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, जिससे भारतीय समाज में धार्मिक असुरक्षा और असंतोष बढ़ा। जिससे इन लोगों को लगा कि हमारा जो धर्म है ना, वो क्या असुरक्षा में है। ठीक है, अब हमारा धर्म क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और इन लोग असंतोष बढ़ा इन लोगों में। ठीक है, अफवाह यह भी था ना कि ब्रिटिश सेना द्वारा दी जाने वाली जो नई राइफल की कारतूस की जो गोली है ना, उसमें गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के धार्मिक विश्वासों के खिलाफ था। अब इन लोग उसको दांत से कैसे खींच सकते हैं भारत के लोग। ठीक है, क्योंकि हिंदू के लिए गाय और मुस्लिम के लिए ये जो सुअर है वो पवित्र माना जाता है, और उसी के चर्बी से बनाया जाता था कारतूस की गोलियां। अब ये तो लोग नाराज होने लगे, है ना। इस प्रकार से भी ये लड़ाई और ज़्यादा तगड़ा का रूप ले लिया।
नेक्स्ट है सैन्य कारण यानी कि सेनाओं के बारे में। तो भारतीय सेनाओं के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया गया। कैसे देखिए, भारतीय सैनिकों के वेतन में कमी कर दिया गया। जो भारत के सैनिक को जो अपने अंडर में रखा था उसको तो चलो अपने अंडर में रखा भी था, उसका वेतन भी कमी कर दिया। उनके अधिकारों का उल्लंघन भी किया गया, जैसे मर्जी वैसे इन लोगों के साथ यूज किया जाता था। ब्रिटिश सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव ने सैनिकों में असंतोष पैदा कर दिया। देखो ब्रिटिश सेना में ब्रिटिश जो अपने सेना थे उसके में ज़्यादा बढ़ोतरी, भारत के सेनाओं के साथ भेदभाव होता था। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश लोग हमारे भारतीय सेनाओं को जो रखे थे उसके साथ भेदभाव किया जाने लगा। ठीक है, और लोगों में क्या हुआ, असंतोष की भावना फैलने लगा। नेक्स्ट, भारतीय जनता में असंतोष। अब भारत की जनता इतना सारा चीज़ यहाँ पे गलत हो रहा है तो क्या भारत के लोग संतोष करेंगे? नहीं, असंतोष की भावना फैलने लगा। तो ब्रिटिश शासन के शोषण, जो ब्रिटिश शासन लोग शोषण कर रहे थे उनके नकारात्मक प्रभाव, उनका गलत प्रभाव और सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक असमानता, समाज पर भी प्रभाव पड़ा, धार्मिक धर्म पर भी प्रभाव पड़ा, आर्थिक रूप से भी प्रभाव पड़ा। यहाँ का खेती में जो भी चीज़ होता था सस्ता खरीद लिया जाता था, जिससे यहाँ के लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर पड़ गए, पैसा में कमी हो गया। ये सभी कारण से भारतीय जनता में असंतोष फैलने लगा। इन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तब इन लोग बकुला करके उसके प्रति विद्रोह कर दिया, लड़ाई लड़ गया। ठीक है, लड़ाई हो गया। अब लड़ाई हो गया तो इन लोगों का, भारतीय लोगों का हार जरूर हुआ, लेकिन इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा वो देखिए। अब 1857 के विद्रोह का परिणाम देखते हैं या तो प्रभाव। तो इसका निम्नलिखित प्रभाव, पहला क्या हुआ कि इस विद्रोह के बाद तुरंत भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ। एक अधिनियम आया 1858। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शक्ति को हटा दिया गया। पहला इस युद्ध से फायदा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज कर रही थी उसका शक्ति हट गया। उसके बाद इस विद्रोह के बाद भारत में प्रशासनिक बदलाव आया, यानी प्रशासनिक में सुधार होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई। पहले इन लोग जो ईसाई धर्म को बढ़ावा देते थे ना, अब वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम लोगों को साथ अत्याचार करते थे वो किसी भी प्रकार से वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विद्रोह के बाद भारत में आर्थिक नीतियों को बदलाव किया गया। आर्थिक रूप से जो भारत कमजोर पड़ गया था ना, इसमें बदलाव किया गया। नेक्स्ट कि विद्रोह के बाद भारतीय सेना में बदलाव हुआ और भारत में सैन्य खर्च बढ़ा दिया गया। जो सेनाओं को कम खर्च किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, उसको बढ़ा दिया गया। विद्रोह के बाद भारत में साम्राज्य विस्तार करने की नीति का त्याग कर दिया गया। ठीक है, विद्रोह के बाद भारत में जो साम्राज्य विस्तार कर रहे थे ना वो लोग, अंग्रेजों लोग आकर के यहाँ पे ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे, यानी सभी को लूटपाट मचा रखे थे, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित दिया और यही विद्रोह जो हमारा देश गुलाम बन चुका था, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और प्रोत्साहित किया और लोग धीरे धीरे और लड़ने लगे। ठीक है, अब इन सभी कारणों से मिलकर के 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। यही सब कारण जिसकी वजह से 1857 के विद्रोह क्या हुआ, जन्म हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में पहली स्वतंत्रता संग्राम या तो इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन दे दे, क्या चीज क्वेश्चन दे दे 1857 के विद्रोह का कारणों का वर्णन करा, सिर्फ कारणों का वर्णन, तो ये पूरा लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे 1857 के विद्रोह का कारणों और प्रभावों का वर्णन करे, दोनों साथ में दे दे, तब भी आपको पूरा लिखना है। लेकिन सिर्फ अगर क्वेश्चन दे दे 1857 के विद्रोह का प्रभावों का वर्णन करें, तो प्रभावों में सिर्फ आप देख रहे होंगे कि प्रभावों में सिर्फ हम इतना ही पॉइंट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि बहुत छोटा पॉइंट है। तो फिर क्या करोगे, तो अगर प्रभाव दे देगा तो क्या 7 ही पॉइंट लिखोगे? जी नहीं। अगर कारण दे दिया तब इस पूरा आंसर को लिखना है। अगर कारण प्रभाव दोनों दे दिया तब भी इस पूरा आंसर को लिखना है। लेकिन सिर्फ अगर प्रभाव दे दिया तो आपको कारण को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और प्रभाव को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जो थोड़ा प्रभाव पर रहेगा, उसमें प्रभाव को हम थोड़ा सा बड़ा पॉइंट देंगे। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं 1857 के विद्रोह का परिणाम दे दे चाहे तो प्रभाव दे दे, बात सेम ही पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, आपको बस ट्रिक वाला याद रखना है। ये पूरा का पूरा आपको 4 पेज 5 पेज जितना लिखना चाहते हो लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली आंसर यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिया 1857 के विद्रोह का कारण, वो अगर नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दे देता परिणाम, ठीक है, परिणाम दे दे या तो प्रभाव दे दे, तो डायरेक्टली आंसर यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। इसके पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका परिचय लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, परिचय। प्रभाव चाहे परिणाम कोई भी क्वेश्चन दे दे, सबसे पहले आपको परिचय देना है। और ये परिचय हम उसमें आपको बता रखे हैं जब हम 1857 के विद्रोह का कारण बता रहे थे, तो हम इसी पर फिर से चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, यही वाला परिचय मैंने पिछले वीडियो में बता रखा कारण के साथ। अब या तो क्वेश्चन आपको कारण दे देगा या तो प्रभाव दे देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा। ठीक है, दोनों तो देगा नहीं, तो दोनों का परिचय आपको सेम रखना है। ये सब सेम रखना है। यहाँ तक मैंने इसके पहले की जो वीडियो बनाया था 1857 के विद्रोह का कारणों का वर्णन करें, और उसमें मैंने बता दिया था यहाँ तक
परिचय तक, ठीक है। उसके बाद हम उस वीडियो में यहाँ पे उसका कारण बताए थे, लेकिन आज हम बताने वाले हैं इसका परिणाम यानी कि इसका प्रभाव बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ट्रिक को, ठीक है। ट्रिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रिक याद रख लोगे ना तो आपको पूरा, अगर नहीं भी देखोगे ना वीडियो तब भी आप आराम से लिख लोगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक बार देख लीजिएगा, बेहतर होगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह का प्रभाव देखेंगे। जब 1857 की क्रांति हुआ, ये ब्रिटिश लोगों के प्रति हुआ, ठीक है, क्योंकि वो लोग हमारे देश में आकर के बहुत ज़्यादा लूटपाट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा। अब जब लड़ाई लड़ा तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, क्या कुछ सही हुआ कि और गलत हुआ, क्या कुछ ब्रिटिशों में कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ, वही चीज़ों को देखने वाले हैं। तो इसका जो प्रभाव पड़ा ना दोस्तों, 3 कारण से पड़ा। एक सामाजिक प्रभाव, एक आर्थिक प्रभाव और एक राजनीतिक प्रभाव। 3 प्रकार से प्रभाव पड़ा, ठीक है। और सामाजिक प्रभाव में कौन कौन सा आ गया, तो जाति धर्म में भर्ती, मतलब जाति चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी भी धर्म के लोग हो, मतलब भारत के लोगों को भर्ती करने लगा, यानी नौकरियां मिलने लगा। पहले जाति और धर्म को देकर के नौकरी मिलता था, लेकिन अब किसी भी जाति और धर्म के हो नौकरी आपको मिलेगा। संस्कृति का समान, यानी जो भारत का संस्कृति का रीति रिवाज को पहले समान नहीं किया जाता था, लेकिन अब समान किया जा रहा है, यानी कि उसको अच्छा दृष्टि से देखा जा रहा है। शिक्षा में बदलाव, पहले शिक्षा में बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ ना तो शिक्षा में क्या किया गया, बदलाव किया गया। नेक्स्ट, सामाजिक दूरी। पहले अंग्रेज लोग भारत लोगों को हमेशा दबोच करके पकड़े हुए थे, लेकिन जब विद्रोह हुआ ना तो वो भारत लोगों को छोड़ दिया और वो अपना एक अलग समुदाय बना लिए। तो यानी कि वो लोग दूरी बना लिए, सामाजिक दूरी भारत के लोगों से, ठीक है। ये आ जाएगा सामाजिक प्रभाव में। अब आते हैं आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में क्या होगा, कर समाप्त, यानी जो भारत के किसानों के ऊपर जो कर लगाए थे वो कर क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी जो टैक्स लगाए थे ना, भारी भरकम टैक्स, वो समाप्त हो गया। उद्योगों सुधार, जो भारत के उद्योग जो मतलब नहीं चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रिटिश का उद्योग आ गया था, विदेश कंपनी आ गया था, तो उस सब चीज़ों में सुधार किया गया। जो भारत की कंपनी बैठ गई थी, जो उद्योग नहीं चल पा रही थी, उसमें सुधार किया गया। हालांकि ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। सेना का खर्च बढ़ा दिया गया, कुछ अच्छा भी हुआ कुछ बुरा भी हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए उन लोगों ने सेनाओं के खर्च बढ़ा दिए। अब सेनाओं को खर्च बढ़ा दिए और ब्रिटिश लोग में जो अपना सेना वो रखते तो सेना कहाँ के थे, भारत के ही लोग थे ना, तो वहाँ सेना के जो खर्च है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। और इन लोगों को जो कम वेतन मिलता था वो ज़्यादा वेतन मिलने लगा। शोषण जारी रहा, मतलब लेकिन भारत के प्रति जो पहले से ब्रिटिश लोग शोषण करते थे ना भारत वालों पर, वो अभी भी शोषण जारी रहा, मतलब पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुआ। राजनीतिक कारण में आ जाएगा कंपनी समाप्त, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो समाप्त हो गई। अधिनियम एक लाया गया 1861 का अधिनियम। इसमें क्या बात किया गया अभी मैं नीचे बताऊंगा। रानी घोषणा की, यहाँ की एक रानी है, उन्होंने कुछ भारत के लोगों के लिए कुछ घोषणाएं की। और फुट डालो और राज करो, यानी ये लोग फुट डालते थे और राज करते थे। कौन, ब्रिटिश लोग भारत के लोगों को आपस में लड़ा देते थे और अपना आप राज करते थे। ये नीति अभी भी इन लोगों का जारी रहा। मतलब 1857 का भी जो विद्रोह हुआ ना, इसका जो प्रभाव है ना, कुछ अच्छा पड़ा और कुछ बुरा पड़ा, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम लोग प्रभाव। इधर तो परिचय आप लोग पहले से ही देख चुके होंगे, जब अब इसके कारण को आप देखे होंगे वीडियो कारण वाला, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह भले ही असफल रहा, मतलब 1857 के विद्रोह में भारत के लोगों को जीत नहीं हुआ फिर भी, लेकिन इसने भारत और ब्रिटिश शासन दोनों पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन ये जो 1857 का विद्रोह नहीं है, भारत पर भी, भारत के लोगों पर भी और ब्रिटिश यानी दोनों पर ये गहरा प्रभाव डाला। 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम निम्नलिखित है, यानी इसका कारण परिणाम जो है, ठीक है, कारण यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि हम लोग परिणाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका परिणाम निम्नलिखित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब देखते हैं सामाजिक परिणाम। तो सामाजिक परिणाम 1857 के विद्रोह के परिणाम इस प्रकार है। पहला, जाति और धर्म आधारित भर्ती, यानी सेना में जाति धर्म आधारित भर्ती शुरू की गई। ब्रिटिश सरकार ने कुछ विशेष जातियों और समुदाय को सेना में भर्ती में प्राथमिकता दी, यानी कि भर्ती किया जाने लगा, जो कि पहले भर्ती नहीं किया जाता था। भारतीय संस्कृति का सम्मान, पहले भारत की संस्कृति को सम्मान नहीं किया जाता था, लेकिन अब किया जाने लगा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अधिक सम्मान करना शुरू किया। उन्होंने भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने से बचने का प्रयास किया। मतलब जो यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों का जो रीति रिवाज था उसको करने से जो रोक रहे थे ना ब्रिटिश लोग, अब इनको कुछ भी करने का अधिकार है। अब ये लोग कुछ भी करे, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी को बोलते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने अब इसके रीति रिवाज पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया कि अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो आप लोगों को करना है वो करो। शिक्षा में बदलाव, शिक्षा में बदलाव किया गया। उस टाइम तो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेजी जानते थे, तो अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय की जो भाषा थे ना और संस्कृति को भी महत्व दिया जाने लगा। सामाजिक दूरियां, विद्रोह के बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद अंग्रेजों और भारतीयों के बीच सामाजिक दूरी बढ़ गया। अंग्रेज थोड़ा सा भारत के लोगों से दूर हट गए, ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ सामाजिक संपर्क कम कर दिया, यानी कि जो इन लोगों के साथ दबोच कर पकड़े हुए थे वो कम हो गया और अपने अलग थलग समुदाय बना लिए। कौन, ब्रिटिश लोग।
अब आते हैं आर्थिक परिणाम कि आर्थिक परिणाम क्या पड़ा। तो आर्थिक परिणाम भी बहुत सारा पड़ा, जैसे कि पहला भूमि कर नीति में बदलाव, यानी भूमि कर नीति को कुछ हद तक उदार बनाया गया, यानी कि कुछ हद तक सुधार किया गया। ठीक है, किसानों पर जो कर टैक्स लगाता था ना, वो बोझ कम करने का प्रयास किया गया। दूसरा, भारतीय उद्योगों का पुनर्जीवित, यानी भारत के जो उद्योग ठप पड़ गए थे ना, उसको पुनर्जीवित यानी पुनः जीवन, उसको जीवन दिया गया, पुनः उसको स्टार्ट किया गया। तो कुछ भारतीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किए गए। हालांकि ये प्रयास सीमित थे, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में प्रयास नहीं किया गया, और भारतीय उद्योगों की समग्र स्थिति में बहुत ही कम सुधार हुआ। और जो भारत के उद्योग थे ना, उसमें ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, बल्कि कम ही सुधार देखने को मिला, बट सुधार हुआ। सैन्य खर्च में वृद्धि, सैन्य खर्च को बढ़ा दिया गया। विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में सैन्य खर्च बढ़ा दिया, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। देखो, भारत के सेनाओं का खर्च बढ़ गया। अब भारत के जो सेना का खर्च बढ़ गया, तो उस खर्च कहाँ से आएगा? विदेश से आएगा। भारत के लोगों से ही वहाँ पे खर्च जाता था ना, तो ये कहीं ना कहीं भारत लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपने पास सेना रखते थे और उसका खर्च बढ़ा दिए। अब मान लो 10 आदमी को, भारत के लोगों को सेना में रखें, तो 10 आदमी को तो रोजगार मिल रहा है, लेकिन और सब तो पिसा रहे हैं ना। तो इससे भारत पर क्या हुआ, अतिरिक्त बोझ पड़ा। आर्थिक शोषण की जारी रहना, मतलब आर्थिक रूप से शोषण जारी रहा, पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुआ। हालांकि कुछ सुधार किए गए, लेकिन भारत का आर्थिक शोषण जारी रहा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के संसाधनों का दोहन करना जारी रखा, यानी भारत की चीज़ों को लूटना जारी रखा, ये छोड़ा नहीं। राजनीतिक परिणाम देखते हैं। तो राजनीतिक परिणाम 1857 के विद्रोह के परिणाम का एक ऐसा रूप है जिसने भारत के शासन व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन लाया। ठीक है, यानी राजनीतिक परिणाम की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। भारतीय राजनीति की दिशा को एक नया रूप मिला। ठीक है, देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। तो विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, मतलब जो ब्रिटिश लोगों के हाथ में था ना शक्तियाँ, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश के हाथों में शासन नहीं रहा। 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ और उसके हाथ से शक्ति खत्म हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंदर उसके हाथ में जो शक्ति था ना, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 एक अधिनियम लाया गया जो भारतीय परिषद से रिलेटेड था। इसमें क्या था कि इस अधिनियम ने भारतीय को कानून निर्मित प्रक्रिया में शामिल किया, यानी जो कानून को निर्मित किया जाता था ना, उसमें भारत के लोगों को भी शामिल किया गया। इसने वायसराय मतलब वहाँ के जो राजा थे, जो शासन को चला रहे थे, कि कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया, यानी वहाँ के जो राजा थे ना, वो भी अपने काम में भारत के लोगों को शामिल करने का प्रावधान किया। ये प्रावधान 1861 लाया गया। ठीक है, रानी विक्टोरिया की घोषणा, जो रानी की बात करते हैं, एक रानी विक्टोरिया भी थी जो भारत के लोगों के लिए कुछ घोषणाएं की। क्या घोषणाएं की? 1858 में रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा जारी की जिसमें भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का आश्वासन दिया कि भारत के लोग अब धर्म रूप से स्वतंत्र, जो मर्जी वो धर्म को अपना सकते हैं, अपना रीति रिवाज ढंग से काम कर सकते हैं, और सभी को क्या समानता है। इन्होंने ये घोषणा की है। ठीक है, फुट डालो राज करो, लेकिन फिर भी फुट डालो राज करो की नीति हमेशा जारी रहा। यह नीति जो है ना, ये जो नीति है ना, विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय के बीच धार्मिक और जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। यानी ये चाहते थे भारत के लोग कैसे लड़े, कैसे झगड़े, इसके बीच ये फुट डालते थे, यानी कि जिसको बोलते हैं ना बझा देना। इसके पास कुछ बोल देना, हिंदुओं के पास कुछ बोल देना, मुस्लिमों के पास कुछ बोल देना, ऐसे करके धर्मों के प्रति, जातियों के प्रति भेदभाव को बढ़ाना चाहते थे। यह नीति भारतीयों को एकजुट होने से रोकने के लिए अपनाया गया था। और ऐसा ये तब इसलिए किया था ताकि भारत के लोग आपस में लड़े और एकजुट ना हो और वो हमारे खिलाफ लड़ाई ना लड़े। इसी को बोलते फुट डालना और राज करना। तो वो लोग यहाँ के लोगों को लड़ाते थे और राज करते थे, यानी फुट डालते थे और राज करते थे। यही इसका क्या दोस्तों प्रभाव है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में लिखोगे, चाहे इसका कारण आ जाए, चाहे इसका परिणाम या प्रभाव आ जाए, दोनों एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन कीजिए। या तो फिर क्वेश्चन आ सकता है लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति की समीक्षा करें। तो ये जो लॉर्ड कर्जन वाला है ना, इसका मैंने आंसर नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं करवा रहा हूँ, लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी मैं ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, बस इतना ही तो आपको याद रखना, बाकी यूं ही आपका ये क्वेश्चन का आंसर माइंड में आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन करें, ऐसा दे दे, या तो लॉर्ड लिटन के शासन नीति का वर्णन करें, कुछ भी क्वेश्चन दे दे, या तो लॉर्ड लिटन के जीवन परिचय का वर्णन करें, कुछ भी, बस आपको देखना है कि लॉर्ड लिटन है या नहीं है। ठीक है, बस आपको आंसर यही डालना है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए आप सभी को पता होगा 1857 का विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था। उसी टाइम ब्रिटिश सरकार, यानी कि बाहर के जो ब्रिटिश लोग थे वो हमारे भारत आ गए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पे लोगों को गुलाम बना रहे थे। ठीक है, तो ये ब्रिटिश का ही पूरा खेल है। ठीक है, देखिए दोस्तों,
मान लो कि भारत सरकार हमें भेज देगा कि जाओ तुम पाकिस्तान में क्या करो, पाकिस्तान को देखभाल करो, हमको भेज देगा। वैसे ही एक व्यक्ति का नाम है लॉर्ड लिटन। तो जो ब्रिटिश सरकार थे ना, वो लॉर्ड लिटन को कहाँ पे भेज दिए, भारत भेज दिए कि जाओ तुम भारत में क्या करो, देखभाल करो, वहाँ पे लोगों को गुलाम बनाओ और अपने ब्रिटिश देश का फायदा पहुँचाओ और वहाँ के लोगों से यहाँ पे सारा चीज़ भेजो, वहाँ से धन जो भी संसाधन है भारत में वो यहाँ पे भेजो। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड लिटन एक व्यक्ति थे, ये लॉर्ड लिटन कहाँ के थे, ये भी ब्रिटिश के ही थे, ब्रिटेन के ही थे, और इसको भेजा गया था ब्रिटेन सरकार के द्वारा। कहाँ भेजा गया था, भारत भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था, ताकि ये भारत में शासन करेंगे। तो इसी को बोला गया था वायसराय। वायसराय मतलब ये राजा शासक जो शासन चलाते हैं। तो लॉर्ड लिटन एक वायसराय के रूप में, यानी एक राजा के रूप में, शासक के रूप में इसको भारत भेजा गया। किसके द्वारा, तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा, कि जाओ तुम वहाँ पे राजपाट चलाओ। लेकिन ये भारत में आए तो जरूर, लेकिन यहाँ पे ये भारत में लूटपाट नहीं कर पाए। ठीक है, ज़्यादा लोगों के साथ शोषण तो जरूर किए लोगों को, लेकिन ये मतलब जैसे बोलते हैं ताकतवर शासक वैसे नहीं रहे। ये अपने आप फिर क्या हो गया, पिछड़ गए। ठीक है, इसके पास उतना शक्ति नहीं था। आखिर भेजा भी करते तो थोड़ा सा मजबूत आदमी को भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन लॉर्ड लिटन को भेजा गया जिसकी वजह से खुद ही पिछड़ गए। तो वायसराय थे ये, जहाँ पे वायसराय का नाम आगा मतलब लॉर्ड लिटन का बात चल रहा है। ठीक है, जिसको भेजा गया था भारत में। अब देखिए लॉर्ड लिटन का शासन व्यवस्था, जब ये लॉर्ड लिटन भारत आ गए ना, तो यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले जैसे ही भारत आए, भारत में अकाल पड़ गया। अकाल से बहुत सारे लोग मर गए, भूखे। ठीक है, भारत के लोग। अब जब भूखे से मर गए तो लोग विरोध करने लगे कि तुम हटो यहाँ से, है ना। तो फिर लॉर्ड लिटन के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया। कमीशन के गठन में ये बात किया गया कि कैसे क्या यहाँ पे व्यवस्था किया जाए ताकि लोग भूख से ना मरे। इसके लिए तालाब खुदवाया गया ताकि पानी रहेगा तो फसल ज़्यादा होगा। तरह तरह का मतलब चीज़ का निर्माण करवाया गया। उसके बाद कमीशन का गठन हुआ। जब कमीशन का गठन हुआ तो भारत के लोगों ने क्या किया, नहीं माना और लॉर्ड लिटन का आलोचना किया। आलोचना मतलब बुराई किया कि जब हम लोग यहाँ पे मर रहे थे तो ये क्या कर रहे थे, मज़ा ले रहे थे। हम लोग भूख से इधर मर रहे हैं और लॉर्ड लिटन उधर मज़ा ले रहे हैं और उधर नया नया कार्यक्रम को घोषित कर रहे हैं, दरबार बुला रहे हैं, और हम लोग इधर भूख से मर रहे हैं। उसके बाद आलोचना की है। उसके बाद स्वतंत्र व्यापार नीति। अब लॉर्ड लिटन को ऐसा लगने लगा कि हमारा यहाँ नीति ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, भारत के लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या किया, स्वतंत्र व्यापार नीति अपनाया। स्वतंत्र व्यापार नीति का मतलब भारत के सामान ब्रिटेन में जा सकता है और ब्रिटेन के सामान भारत में आ सकता है, लोगों को फुसलाने के लिए। अब यहाँ से जो कच्चा माल था, धान चावल गेहूँ जो भी कच्चा चीज़ था, वो भारत से ब्रिटेन में पहुँचाया जाता था और ब्रिटेन में वही चीज़ों का वस्तु बन करके, जैसे यहाँ से प्लास्टिक भेज दिए कहाँ, ब्रिटेन, और ब्रिटेन से चप्पल या जूता वगैरह जो भी कुछ है वो बन करके भारत आया। अब भारत का ही सामान ब्रिटेन गया और ब्रिटेन में बन करके उच्च कीमत पर भारत लोगों को मिल रहा है। तो ये स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाया कि यहाँ के सामान वहाँ जाएगा और वहाँ का सामान यहाँ आएगा। भारत के लोगों को पता नहीं था कि ये हम लोगों को लूटा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वर्नाक्यूलर एक्ट आया। वर्नाक्यूलर एक्ट क्या था दोस्तों, तो वर्नाक्यूलर एक्ट था कि जो पत्र यानी जो अखबार छपता है ना, उस पर मना कर दिए कि कोई भी अखबार हिंदी में नहीं छपेगा, क्योंकि हिंदी में छपेगा तो भारत के लोग पढ़ लेंगे और समझ आएंगे कि अखबार में लॉर्ड लिटन के बारे में गलत चीज़ें है, लॉर्ड लिटन गलत कर रहा है। इससे बढ़िया इस पत्र को हिंदी में छापने से ही मना किया जाए। तो वर्नाक्यूलर एक्ट में क्या किया गया, जो पत्र हिंदी में छपता था उसको बंद कर दिया गया। अगर कोई हिंदी में छाप भी देते थे गलती से तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है सशस्त्र अधिनियम। सशस्त्र अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया कि अगर कोई भी भारत के लोग, यह अधिनियम लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा ही, कि अगर कोई भी भारत के लोग अपने पास हथियार रखेंगे, हथियार को बेचेंगे, तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉर्ड लिटन को डर था कि अगर भारत के लोग हथियार को रखेंगे तो हमारे ऊपर ही हमला करेंगे। इससे बढ़िया क्यों ना इस अधिनियम को बना दिया जाए कि कोई भी हथियार नहीं रख पाएंगे। उसके बाद भारत के लोग तरह तरह से आंदोलन करते रहे हैं कि नहीं तुम यहाँ से निकलो, तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो। उसके बाद ये सरकारी सेवा अधिनियम बना दिया, यानी कि भारत के लोगों को नौकरी दिया जाने लगा। लेकिन नौकरी किस प्रकार से, कि आपको एग्जाम देने के लिए ब्रिटेन में जाना पड़ेगा, लंदन में। अब भारत के गरीब के लोग कहाँ से जा पाएंगे वहाँ पे, ना वहाँ जा पाते थे, ना वहाँ पे पढ़ पाते थे, ना वहाँ का एग्जाम पास कर पाते थे, और ना ही इसको सरकारी नौकरियाँ मिलता था। मतलब वो राजपाट चलाने के लिए कितना से कितना कदम उठा रहे देखिए। उसके बाद जब भारत के लोगों को समझ में आने लगा तो भारत के लोग के द्वारा क्या होने लगा, विरोध करने लगे कि नहीं तुम यहाँ से जाओ, मैं कोई भी किसी तरह का कोई नौकरी नहीं करना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यही सब चीज़ों का भी यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन। देखो क्वेश्चन, परिचय। सबसे पहले लॉर्ड लिटन कौन थे, परिचय देखते हैं। तो लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे। वायसराय मतलब भारत पर आए थे शासन करने के लिए। ठीक है, उनका जन्म 8 नवंबर 1831 को हुआ था। उनका असली नाम था एडवर्ड रॉबर्ट लिटन
बुलवर लिटन था। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय के तौर पर काम किया, यानी 1876 में आए थे और 1880 तक काम किए। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए जनता पर अन्याय और अत्याचार किए। देखो, लॉर्ड लिटन भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए, उसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश को मजबूत किया जाए। लॉर्ड लिटन ब्रिटिश के ही थे ना, तो लॉर्ड लिटन चाहते थे कि क्या ब्रिटिश का चीज़ मजबूत हो, ब्रिटिश का व्यापार मजबूत हो, ब्रिटिश का देश, जो ब्रिटिश देश है वो विकसित करे। ठीक है, और इसके लिए क्या करते थे, वो भारत के लोगों को लूटते थे और भारत पर अत्याचार और अन्याय करते थे। ठीक है, इसका कुछ और पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार, निबंधकार और उपन्यासकार थे। ये साहित्यकार भी लिखते थे, निबंध लिखते थे और उपन्यासकार भी थे। ठीक है, लॉर्ड लिटन को महान भारतीय अकाल 1876 से 1878 में जो अकाल आया था ना, इसके लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इसी के टाइम में अकाल आया हुआ था भारत में, जो भूखे लोग मर रहे थे। लॉर्ड लिटन को क्रूर वायसराय के नाम से जाना जाता है कि ये क्रूर नेता थे, एक क्रूर शासक थे जो लोगों के दर्द को नहीं समझ सकते थे। ठीक है, देखते हैं लॉर्ड लिटन के शासन व्यवस्था। लॉर्ड लिटन ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों पर अत्याचार, अत्याधिक शोषण किए। ठीक है, कोई भी समझाने के लिए पॉइंट नहीं, क्योंकि पहले समझा दिए हैं। लॉर्ड लिटन ने भारत में समाचार पत्रों का जो प्रकाशन होता था उस पर रोक लगा दी है। ठीक है, आने की क्या कर दिए, लॉर्ड लिटन जो समाचार पत्र हिंदी में छपता था उस पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि जब भारत में अकाल पड़ा उस समय लॉर्ड लिटन ने अकाल पीड़ितों की कोई भी मदद नहीं की। जब लॉर्ड लिटन आए थे और उस टाइम अकाल पड़ा था तो भारत के लोगों को मदद करना चाहिए, लेकिन भारत के लोगों की मदद नहीं की है, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों का असंतोष की भावना और अधिक बढ़ गई, जिसके कारण लोग असंतोष की भावना उत्पन्न हो गया। लोगों के अंदर जो दर्द की भावना हो रहा था ना, उससे इन लोगों को लग रहा था कि लॉर्ड लिटन को यहाँ से कब चले जाए। ठीक है, अब देखते हैं लॉर्ड लिटन के जो शासन व्यवस्था था ना, इससे भारत पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा और कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यहाँ पे जो ये 8 पॉइंट है जो कि मैंने अभी आपको ट्रिक में बता रखा है। ठीक है, पहला अकाल पड़ा, फिर कमीशन का गठन हुआ, फिर वायसराय लॉर्ड लिटन का आलोचना हुआ, फिर स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाया गया, फिर वर्नाक्यूलर एक्ट लागू किया गया, भारतीय सशस्त्र अधिनियम लागू किया गया, सरकारी सेवा अधिनियम लागू किया गया भारत, फिर लास्ट में अंतिम में भारत के लोग क्या कर दिए, विरोध कर दिए। ठीक है, एक करके हम लोग देखते हैं, फास्ट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने पहले ही समझा रखा है। जब लॉर्ड लिटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया, इस समय भारत में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, इसके चपेट में कई सारे क्षेत्र आए। 1 वर्ष के अंदर लगभग 50 लाख व्यक्ति क्या हो गए, भूखे से व्याकुल होकर के मर गए। इसी में इस काल के कारण लाखों लोगों की जान चली गई। इस भूख काल के कारण, ये जो भूखमरी का समय आया था ना, इसकी वजह से लाखों लोगों की जान चला गया। इसके बावजूद ब्रिटिश वायसराय लिटन के द्वारा अकाल पीड़ितों की कोई भी सहायता नहीं की गया। इसके बावजूद भी जो लॉर्ड लिटन थे, जिस भारत आए हुए थे जो ब्रिटेन से, इन्होंने किसी भी तरीक़ा से भारत लोगों की मदद नहीं किया। जब भारत लोगों को मदद नहीं किया तो भारत के लोग इसका क्या करने लगे, बुराई करने लगे। अब क्या हुआ, जब बुराई करने लगे ना तो कमीशन का गठन हुआ। लॉर्ड लिटन कमीशन का एक बैठक बैठाएं। ठीक है, तो इस काल से पीड़ित, जो एक काल से पीड़ित, यानी काल आने की किससे, भूख काल से, जो भीषण यहाँ पे भूखमरी आया था, इस काल से पीड़ित व्यक्तियों के कारण जब ब्रिटिश सरकार की आलोचना हुई, क्योंकि सब लोग भूखे मर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार का आलोचना हुआ। आलोचना मतलब बुराई हुआ, सारे लोग बुराई कर रहे थे। तो इस भयंकर स्थिति का सामना करने के लिए, ताकि भूखमरी को मिटाया जाए, इस काल की व्यवस्था की जांच करने के लिए कमीशन का बैठक किया गया। कमीशन का बैठक किया गया जिसमें से निम्नलिखित सुझाव दिया गया। एक बैठक हुआ और उस बैठक में क्या क्या सुझाव दिया गया कि भूखमरी तभी कम हो सकता है जब, यहाँ पे देखिए, इस कमीशन ने यह सुझाव दिया कि गरीबों एवं असहाय लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए। यानी कि यहाँ पे बात हुआ कि जो गरीब लोग हैं और जो असहाय लोग हैं उससे आर्थिक रूप से सहायता दी जाए। आर्थिक रूप से मतलब उसको रोजगार दिया जाए, अगर कोई काम करने लायक नहीं तो उसको भोजन दिया जाए, इस टाइप से। ठीक है, इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि जो व्यक्ति समर्थ है और स्वस्थ है, जो काम करने लायक है, उसे कार्य दिया जाए और उसे कार्य के बदले मजदूरी दिया जाए। अकाल कोष खोलने का सुझाव दिया गया। एक अकाल का कोष, एक कोष खोलने का सुझाव दिया गया ताकि लोगों के लिए रोजगार के कार्यक्रम बनाए जा सके, ताकि कहीं भी कार्यक्रम वगैरह, एक कोष नहीं होता है, एक कोष खोला गया, उसमें से क्या होगा, कभी भी कुछ अगर अकाल होता है या तो रोजगार से संबंधित कुछ योजना बनाना है, कुछ कार्य करना है, तो वहाँ पे हम लोग बैठ करके क्या करेंगे, कार्यक्रम बनाएंगे। ठीक है, इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि रेलवे और नहरें का निर्माण किया जाए। रेलवे किस लिए, ताकि सामान यहाँ से वहाँ जाएगा, बहुत दिमाग वाले थे ना ये लोग। और नहर किस लिए, ताकि पानी रहेगा उसमें तो खेती बाड़ी किया जाए। ठीक है, ताकि अकाल की संभावना कम हो और अकाल की स्थिति में सहायता पहुँचा जा सके, और अकाल ताकि कम हो जाए और अकाल से निपटारा पाया जा सके। अब नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड लिटन का आलोचना। लेकिन फिर भी लोगों को असंतुष्ट नहीं हुए और लोगों ने वायसराय लॉर्ड लिटन का आलोचना की। आलोचना मतलब बुराई की। ठीक है, भारतीयों द्वारा वायसराय लॉर्ड लिटन का आलोचना किया गया। क्यों?
क्योंकि इस भीषण अकाल के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जब इधर अकाल पड़ रहा था, जब सब लोग मर रहे थे, तब उधर क्या कर रहे थे, लॉर्ड लिटन दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था। दरबार नहीं लगाते, तो दरबार लगा रहे थे वो, और जिसमें महारानी के स्वागत में अपना धन को खर्च किया। अब ये जो दरबार लगा रहे थे ना, उस टाइम महारानी जी आने वाली थी, महारानी रानी आने वाली थी, और उसके स्वागत में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है और इधर लोग भूख से मर रहे हैं। इस नीति के कारण भारतीयों के बीच असंतोष की भावना उत्पन्न हुआ और वायसराय लॉर्ड का मरने का नारा लगाया गया, ठीक है, और इसका आलोचना किया गया, बुराई किया गया। अब क्या किया गया, जब लॉर्ड लिटन को डर लगने लगा तो उस स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाया कि यहाँ का सामान कहाँ जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, और ब्रिटेन से बन करके सामान यहाँ पे आएगा। देखो कितना चालाक थे ये लोग, यहाँ सस्ता सा सामान खरीद के जाएंगे, वही चीज़ को थोड़ा पॉलिश वगैरह मशीन में बना देंगे और वही चीज़ महंगा में यहाँ पे बेचेंगे। इंग्लैंड थे, ठीक है, इंग्लैंड के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए, इंग्लैंड मतलब वही जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, इंग्लैंड से, औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड लिटन ने स्वतंत्र व्यापार की नीतियों का समर्थन दिया, है ना। यानी ये चाहते थे कि जहाँ से जो आए थे ना लॉर्ड लिटन, ठीक है, वहाँ पे वो अपना विकास करना चाहते थे और इसके लिए स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड उद्योग धंधे और व्यापार के क्षेत्रों में अधिक लाभ कमाना चाहते थे और इंग्लैंड ये चाहते थे ना कि अधिक से अधिक हमें क्या हो, फायदा हो, अधिक से अधिक क्या हो, फायदा हो। नेक्स्ट देखिए, भारत से इंग्लैंड को कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। भारत से इंग्लैंड क्या ले जाता था, कच्चे माल, और इस कच्चे माल से इंग्लैंड वस्तुओं को बना करके भारत भेजते थे बेचने के लिए, ठीक है। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को काफ़ी मुनाफा होता था। इससे जो ब्रिटिश कंपनी थे ना, व्यापारी थे ना, उसको तो फायदा होता था, ब्रिटिश लोगों को, इंग्लैंड लोगों को। इस कारण लॉर्ड लिटन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाया था। इसीलिए स्वतंत्र नीति का अपनाया था कि यहाँ से कच्चे माल जाएगा, वहाँ से माल बन करके आएगा और ये लोग महंगे में खरीदेंगे, इससे फायदा होगा ब्रिटिश वाले लोगों को, ठीक है। वर्नाक्यूलर एक्ट, अब लगा कि जब लोग बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए हैं और अखबार में अगर भी मेरा बुराई छाप दिया जाएगा तो ये लोग और ज़्यादा बवाल करेंगे, इसलिए वर्नाक्यूलर एक्ट पर लागू किया गया। वर्नाक्यूलर एक्ट क्या था कि किसी भी तरीक़ा से पत्र को हिंदी में नहीं छाप सकते थे। तो लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर एक्ट अधिनियम को पारित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय भाषा में समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगाना। भारतीय भाषा मतलब क्या, हिंदी में समाचार पत्र नहीं छपेगा, जिसके कारण समाचार पत्रों के प्रकाशन की स्वतंत्रता को पूरी तरह से समाप्त कर रोक लगा दिया गया कि कोई भी स्वतंत्र तरीका से प्रकाशन नहीं छाप सकता, समाचार पत्रों को छाप नहीं सकता भारतीय भाषा में। अगर हिंदी भाषा में किसी भी समाचार पत्र को अगर प्रकाशित किया या तो करना होता था तो उसके लिए एक कॉपी स्थानीय सरकार को दिखाना होता था, यानी कि लॉर्ड लिटन को दिखाना पड़ता था। अगर लॉर्ड लिटन सहमति दे देते थे कि हाँ इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, आप इसको छाप सकते हो, तभी छाप सकते थे, नहीं तो नहीं। अगर बिना सहमति के प्रकाशन करने वाले को जुर्माना देना पड़ता था और उसको जेल भी डाल दिया जाता था अगर कोई बिना सहमति के अगर हिंदी में कोई भी अगर अखबार छाप दिए तो, ठीक है। लॉर्ड लिटन को डर था कि अगर हिंदी भाषा में प्रेस मतलब वो जो न्यूज़पेपर था उसको अगर प्रकाशित किया जाए, छापा जाए अखबार को, तो भारत के लोग एकत्रित हो जाएंगे और हमारे ऊपर क्या करेंगे, हमला करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट के भारतीय सशस्त्र अधिनियम। अब जो एक लॉर्ड लिटन के द्वारा एक और अधिनियम पारित किया गया, भारतीय सशस्त्र अधिनियम। इसमें जितने भी सारे लोगों के पास हथियार थे ना, उसको नहीं रखने के लिए कहा गया, ताकि लोगों को डर लगता ना लॉर्ड लिटन को कि हमारे ऊपर हमला ना कर दें। तो लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में एक सशस्त्र अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार बिना लाइसेंस के या अनुमति के हथियार रखना या उनका व्यापार करना अपराध माना गया था। जो इस नियम कानून को उल्लंघन करता था उसे जेल एवं जुर्माना की व्यवस्था की गई थी। यह कानून सिर्फ भारतीयों पर ही लागू था, बाकी ब्रिटेन के लोग रख सकते थे हथियार, लेकिन भारत लोगों को पर पाबंदी था। क्यों? क्योंकि डर था कि कहीं ये लोग हथियार रख करके हमारे ऊपर हमला ना कर दे कभी काल। सरकारी सेवा अधिनियम। अब इन लोगों को लालसा देने के लिए, लालची देने के लिए सरकारी सेवा अधिनियम लागू किया। अब ये अधिनियम क्या था वो देखिए। लॉर्ड लिटन सरकारी सेवा अधिनियम लागू किया, जिसके तहत उच्च सरकारी पदों में प्रवेश करने के लिए भारतीयों को परीक्षा देने के लिए लंदन जाना पड़ता था। भारतीय लोगों से कहा गया कि आप लोगों को नौकरियां दिया जाएगा और नौकरियां के लिए आपको एग्जाम देने के लिए, ठीक है, आपको लंदन जाना पड़ेगा और लंदन में ही एग्जाम देना पड़ेगा। अब लंदन कहाँ से जाएगा? भारत के गरीब लोग, है ना, जिसके कारण बहुत सारे गरीब छात्र परीक्षा में भाग नहीं ले पाते थे। इस तरह से लॉर्ड लिटन ने साधारण भारतीयों के लिए सरकारी नौकरियों का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब जो गरीब लोग थे वो तो नौकरी में नहीं जा सकते थे, और यही तो लॉर्ड लिटन चाहते भी थे कि भारत के लोग बस फंसाएं किसी तरीके से, है ना। लॉर्ड लिटन की इस नीति से भारतीय लोग और भी ज़्यादा क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए हैं। आगे देखिए, भारतीय लोगों द्वारा विरोध। अब अंतिम में जब रहा नहीं गया तो भारत के लोगों द्वारा विरोध कर दिया गया। उनकी नीतियों के कारण भारतीयों में विरोध बढ़ गया और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लड़ाई कर दिया कि नहीं अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से निकल जाओ। अब निष्कर्ष आते हैं, ठीक है। लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन मिश्रित है, मतलब कुछ मिश्रित मतलब मिक्स है। कुछ सकारात्मक अच्छा प्रभाव पड़ा, कुछ नकारात्मक यानी बुराई प्रभाव पड़ा। उन्होंने कुछ सकारात्मक सुधार किए, लेकिन उनकी नीतियां दमनकारी और शोषण थी। लेकिन भले ही कुछ अच्छा और कुछ बुरा हुआ, लेकिन उसका नीतियां हमेशा दमनकारी और शोषण था, मतलब यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते थे।
उनके शासन में भारतीयों के अधिकारों का हनन हुआ, यानी भारत के लोगों का जो अधिकार था उसको उसके साथ हनन हुआ। इनको खुली ज़िंदगी नहीं जीने के लिए मिल रहा था, यहाँ के लोगों को भूख से मर रहे थे। उन्हें उनके संसाधनों का शोषण करने का अवसर मिला। अब देखो लॉर्ड लिटन यहाँ पे आए और वो हमारे भारत के संसाधन का उपयोग कर रहे थे, यहाँ से चीज़ों को ब्रिटेन भेज रहे थे, लंदन भेज रहे थे और यहाँ के संसाधन का उपयोग कर रहे थे, यानी भारत के लोगों के साथ बिल्कुल क्या हुआ, शोषण हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के दोषों का परीक्षण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा, सिर्फ आपको ये वाला याद रखना, बाकी यूं ही आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के दोषों का परीक्षण करें। या तो 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आ जाए, या तो फिर आपका आ जाए भारतीय परिषद अधिनियम, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग ट्रिक को देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत देश में ब्रिटेन के लोग आए हुए थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट कर रहे थे। अब उसमें से यहाँ पे एक वायसराय के रूप में, यानी कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पे भेज दिए कि जाओ तुम राजपाट चलाओ वहाँ पे, लॉर्ड लिंटन को, फिर लॉर्ड कर्जन को। लेकिन देखा गया कि नहीं, इस रूप से नहीं चलाया जा सकता, थोड़ा और हमको सुधार करने की ज़रूरत है ताकि हम और भी बढ़िया से भारत को लूट सकें। तो और भी ब्रिटेन सरकार के द्वारा क्या किया गया, और भी ज़्यादा इसमें सुधार किया गया। अब सुधार करने के लिए क्या किया गया, इसमें एक जो लॉर्ड लिटन था, फिर लॉर्ड कर्जन था, तो लॉर्ड कर्जन के जगह पर अब इसको हटा दिया गया, इसके जगह और कुछ इसके पद को इम्पोर्टेंट दिया गया, ठीक है। और इसको लॉर्ड कर्जन को हटा दिया गया। पहले यही सब आकर के भारत सरकार पहले यही सब लोगों को यहाँ भेजे थे भारत में कि जाओ तुम लोग क्या करो वहाँ पे शासन चलाओ, पहले लॉर्ड लिटन को, फिर लॉर्ड कर्जन को। लेकिन लगा कि नहीं, और कुछ ज़्यादा लूटपाट करने के लिए हमें और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। तो फिर जो लॉर्ड कर्जन है ना, इसके पद को हटा दिया गया और इसके जगह में एक वायसराय और एक सचिव, दो लोगों को भेजा गया यहाँ पे, एक वायसराय और एक सचिव। ये क्या थे, तो ये ब्रिटेन के ही लोग थे, ब्रिटेन के ही वायसराय थे और ब्रिटेन के ही सचिव थे। लेकिन ये काम कहाँ करते थे, भारत में। कहाँ काम करते थे, भारत में, क्योंकि भारत में आए थे ना लूटने के लिए, इसलिए इसको भारत का वायसराय और भारत का सचिव कहा जाता है। लेकिन ये व्यक्ति भारत का नहीं थे, ये थे ब्रिटेन के लोग थे, ठीक है। तो वायसराय के रूप में लॉर्ड मिंटो को बनाया गया और सचिव के रूप में जॉन मार्ले को बनाया गया, ठीक है। और ये दोनों कहाँ के पद थे, वायसराय, सचिव, ये दोनों थे कहाँ के, ब्रिटेन के। लेकिन ये दोनों को भारत में शासन करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब चूंकि इसका नाम लॉर्ड मिंटो था और इसका नाम जॉन मार्ले था, और इसी दोनों को और इन्हीं के माध्यम से और मजबूत करने के लिए, ताकि देश से, भारत देश से और ज़्यादा लूटपाट किया जाए, ये दोनों को बनाया गया ताकि मजबूत तरीक़ा से पकड़ के रखे भारत के लोगों को, कहीं भाग ना सके, है ना। तो यही दोनों लोगों ने फिर क्या किया, भारत में बहुत ज़्यादा सुधार करने का प्रयास किया। सुधार का मतलब ये नहीं कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा किए, बल्कि इन लोगों ने ऐसा कुछ काम किया जिससे ब्रिटेन लोगों को फ़ायदा हो, यानी कि इन लोगों को फ़ायदा हो। तो ये इन लोगों ने सुधार किए, ठीक है। चलिए, तो ब्रिटेन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, और हमारे भारत के लिए क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा, बुराई हो जाएगा, ठीक है। और इसी का नाम पड़ गया मार्लो मिंटो। क्या नाम पड़ गया, मार्लो मिंटो, ठीक है। यही दोनों व्यक्ति के नाम से क्या पड़ गया, मार्लो मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो, ठीक है। और इसीलिए हम इस अधिनियम को क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो, क्योंकि यही दोनों को भेजा गया था और यही दोनों यहाँ पे कार्य कर रहे थे, ठीक है। चलो अब आते हैं मार्ले मिंटो कैसे नाम पड़ा, ये आपको पता चल गया। लेकिन मार्ले मिंटो का दोष क्या है, कैसे भारत के लिए दोष बन गया, ठीक है। तो सबसे पहला है दोस्तों, देखिए, गोपाल कृष्ण, ये भारत के व्यक्ति थे और मार्ले मिंटो के पास गए और बोले कि भारत में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। कौन, गोपाल कृष्ण जी, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद उसी टाइम जो मुस्लिम लीग के एक आगा खान व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, मार्ले मिंटो से ये जाकर के बोले कि हमें अलग क्षेत्र चाहिए, हमें क्या चाहिए, अलग क्षेत्र, हम मुस्लिमों के लिए क्या चाहिए, अलग क्षेत्र हमें हमारे लिए बना दो। अब यही चीज़ का तो खुशी था किनको, ब्रिटेन वालों को, मार्ले मिंटो की, कि वाह, यही वो चाहते थे कि ये दोनों आपस में कैसे लड़ जाए, ठीक है। तो इन लोग खुश करना, यानी खुश हो गए, ठीक है। और ये लोगों ने क्या किया, सुधार का अंतिम रूप दिया। सुधार का अंतिम रूप कैसे, कि एक तरफ गोपाल कृष्ण लोग उधर और क्या कर रहे थे, सुधार की मांग कर रहे थे, और इधर से ये मुस्लिम की क्या कर रहे थे, मुस्लिम लीग वाले अलग सुधार की मांग कर रहे थे कि हमारे लिए एक अलग क्षेत्र बना दो।
अब इन लोगों ने सोचा कि ये दोनों को किसी तरीके से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो ये सुधार में अंतिम रूप लिए, ठीक है। अब ये देखो सुधार में जो अंतिम रूप लिए ना, इसी का भारतीय परिषद अधिनियम नाम दिया गया कि भारत में कुछ इन लोगों ने सुधार किया। सुधार मतलब कुछ ऐसा नियम कानून लाया ना, ऐसा तरीका अपनाया ना कि ये लोग मतलब आपस में उलझ भी जाए और हमारे ऊपर हमला ना करें और आपस में ही लड़ जाए, ठीक है। तो ये एक अधिनियम लाया, भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों को रखा गया, इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों को रखा गया। क्या क्या रखा गया? तो देखो, पहले विधान परिषदों का विस्तार किया गया। विधान परिषद का मतलब क्या, जो अभी हम लोग संसद नहीं बोलते भारत का संसद, वैसे ही ब्रिटेन में विधान परिषद हुआ करता था। तो उसको विस्तार किया गया, उसको बढ़ाया गया और उसमें पहले 16 सदस्य थे, लेकिन बाद में 60 सदस्य कर दिया गया। अब इससे भारत के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ ना कि एक आधों को भारत के लोगों को भी रख लिया गया इसमें, ताकि वो लोग हमारे ऊपर लड़ाई झगड़ा ना करें और ताकि उसको ये लगे कि नहीं हाँ नौकरी मिल रहा है, यानी कि भारत के लोगों को भी रखा जा रहा है। अब जो भी नियम कानून बनेगा वो सही के लिए ही बनेगा, ठीक है। तो विधान परिषद में बढ़ा दिया गया सदस्यों को और कुछ एक दो को भारत से भी रख लिया गया। फिर आईएलसी में आईएलसी का भी विस्तार किया गया और इसमें भी 69 सदस्यों को रखा गया, जिसमें से कुछ भारत के भी लोग थे, ताकि भारत के लोगों को लगे कि जो भी नियम कानून बनेगा ना मेरे लिए ही बनेगा। लेकिन ये भारत के लोगों को बस वैसे ही रखे थे, इनका बात उत कुछ नहीं चलता था, बस ताकि लोगों को लगे कि हाँ मेरे भी सदस्य वहाँ पे शामिल है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है सरकार व गैर सरकारी बहुमत। अब देखिए यहाँ पे एक सरकारी बहुमत अलग बनाया गया और गैर सरकारी अलग बनाया गया, वो आपको भी नीचे पता चलेगा, ठीक है। फिर सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। अब देखो भारत के जो लोग थे ना, उसका चुनाव अपने मन से वो लोग कर लिया करते थे, ठीक है। कोई यहाँ पे वोटिंग वगैरह नहीं होता था। आखिर चुनाव होता ना भारत के लोगों के द्वारा, लेकिन नहीं, वही लोग खुद से चुनाव कर लिया जाता था, जो मन करता था वैसा ही किया करते थे। शक्तियों का विस्तार, थोड़ा सा शक्ति का विस्तार कर दिया, यानी जो लोगों को सदस्य बनाए हुए रखे थे ब्रिटेन में, यानी कि कुछ एक दो भारत लोगों को अपने अंदर में रखे हुए थे ना, उसके शक्तियों को कुछ हल्का फुल्का बढ़ा दिया, जिससे भारत के लोगों को लगे नहीं कि अब शक्ति हमारे भी सदस्यों को मिल रहा है। विधान परिषद के अधिकार में वृद्धि, और जो विधान परिषद था ना, विधान परिषद मतलब वही ये वाला भी जो मैंने पढ़ा, जिसको आज हम लोग संसद बोलते हैं, वही वहाँ विधान परिषद था। उसमें कुछ अधिकार में वृद्धि कर दिया, हल्का फुल्का अधिकार उसको और बढ़ा दिया कि लो भारत के लोगों को और अधिकार थोड़ा सा प्राप्त है। उसके बाद सीमित व भेदभाव पर मताधिकार। अब देखो जो भारत के सदस्य थे ना, जिसको चुनाव जो मतलब अपने अंडर में रखे हुए थे कि देखो भारत के लोगों को भी मैंने अपने अंडर में रखा है, ये लोग भी काम करेंगे यहाँ पे, उन लोगों को मतलब वोट देने का अधिकार नहीं था, उन लोगों को चुनने का अधिकार नहीं था, ठीक है, मत देने का अधिकार नहीं था, बस सीमित मात्रा में था, ठीक है। अगर कोई नियम कानून बन रहा है तो इन लोगों को पूरा अधिकार होना चाहिए उस पर बात करने का, लेकिन नहीं, बिल्कुल सीमित मात्रा में, ठीक है। चलो उसके बाद देखेंगे मार्लियामेंटो का महत्व थोड़ा सा, मार्लियामेंटो का आलोचना की कैसे लोगों ने इसका बुराई किया, ठीक है। और लास्ट में अंतिम रूप में निष्कर्ष के रूप में देखेंगे कि कोई समाधान नहीं हुआ, मार्लियामेंटो से भारत के लोगों के लिए कोई भी समाधान नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब इधर सिर्फ हम पढ़ेंगे, आपको समझ आना। परिचय, वर्ष 1905 की बात है जब लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। भले ये भारत का वायसराय और भारत का सचिव है, लेकिन ये व्यक्ति थे ब्रिटेन का, ये बात आपको नहीं भूलना, ठीक है। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसे ही भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जैसे भी भारतीय संसद है वैसे ही ब्रिटिश संसद के द्वारा ही पारित किया गया था इसको, ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि पीछे बिगड़ी हुई तत्कालिक कानून व्यवस्था में सुधार लाना है, लेकिन सुधार क्या लाएंगे, ये भारत के लोगों को और लूट रहे थे। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत ही बड़ा समस्या उत्पन्न कर दी, भारतीय व्यवस्था के लिए क्या होगा, बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। सदियों से बने राष्ट्रीय एकता को एक चोट में समाप्त कर दिया, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, जो एक साथ एकता वो लोग बना के रखे थे, इन लोग वही चाहते थे और वही हो गया, सबका अलग अलग हो गया। गांधी जी ने कहा कि मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ठीक है। जो मार्लियामेंटो अधिनियम लाया इससे हमारा क्या हो गया, सर्वनाश हो गया। ये कौन बात बोले थे, ये गांधी जी के द्वारा एक दिया गया कथन था। अब देखते हैं मार्लियामेंटो अधिनियम के दोष। पहला, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लैंड में मार्ले से मुलाकात के लिए बल देने के लिए सुधार की आवश्यकता बताई, है ना। आपको मैंने बताया था इसके पहले कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लैंड गए, मार्ले से मिले, ठीक है, मार्लियामेंटो से मिले और इन्होंने बताया कि कुछ सुधार की जरूरत है, भारत में कुछ सुधार कीजिए। उसके बाद आगा खान है, उसी टाइम आगा खान है, अक्टूबर 1906 में प्रसिद्ध मुस्लिम वर्ग के एक गुट ने आगा खान है, यानी कि एक ये जो प्रसिद्ध एक गुट के एक जो नेता आगा खान थे, इन्होंने इसके नेतृत्व में क्या हुआ कि लॉर्ड मिंटो के साथ बैठक किया, यानी जो ये आगा खान थे ना, मुस्लिम
कि ये वर्ग के एक गुट थे, ठीक है, जो नेतृत्व करते थे किसी भी चीज़ों का। तो उन्होंने लॉर्ड मिंटो के साथ क्या किया, बैठक किया, और इस बैठक के दौरान उन्होंने अलग क्षेत्रों की मांग कर लिया कि हमारे लिए एक अलग क्षेत्र रख दो। अब यही तो चाहते थे कि ये अलग हो जाए, हिंदू किस प्रकार से हिंदुओं को हम मुस्लिमों से अलग कर दें और मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग कर दें, और यही तो चाहते थे। अब देखिए ब्रिटिशों ने, यानी ब्रिटिशों ने वही जो आए हुए थे, कौन, मार्ले मिंटो, ठीक है, उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ कर दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल मतलब क्या है, सभी जाति को अलग अलग, कि तुम हिंदू है तो तुम्हारा अधिकार है हिंदू में रहो, मुस्लिम लोगों का अधिकार है कि आप अलग रहो, आपका क्षेत्र अलग होना चाहिए, ऐसा भड़का दिया सबको। और जितने प्रकार के जाति धर्म के लोग थे सबको अलग अलग भड़का दिया गया। तो जो अलग किया जाता है उसी को बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, जिसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिमों के बीच मतभेद पैदा करना और उसकी एकता को खत्म करना था। इसका एक ही उद्देश्य था कि किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिमों को हम अलग कर दें, है ना। इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दी और इसके अंतर्गत कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए अलग कर दिया। मुस्लिम लोग हिंदू से अलग हो गए, ठीक है, जिसका निर्वाचन भी मुस्लिम के मतदाताओं द्वारा ही किया जाना था। और ये देखो, मुस्लिमों की सीट अलग कर दिया और इसका चुनाव भी मुस्लिम के लोग ही करेंगे, हिंदू लोग वहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। इस व्यवस्था के द्वारा ब्रिटिश मुस्लिमों को राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग करना चाहते थे। उन्होंने मुस्लिमों को बहकाया कि उनके हित अन्य भारतीयों से अलग है, यानी कि देखिए वो चाहते थे कि मुस्लिम को हम राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग कैसे करें, यानी इसको राष्ट्र में शामिल ना होने दें ताकि इन लोग मिल ना जाएं, ठीक है। और उन्होंने बहका दिया इनको कि आपका हित अलग है ना, आपका हित भारतीयों से अलग है, आप अलग रहिए, ठीक है, ऐसे भड़का दिया गया। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेज लगातार सांप्रदायिक को बढ़ावा दिया। सांप्रदायिक मतलब उसको अलग करने का प्रयास करने के लिए अलग अलग बहुत सारा करके बहुत अलग प्रकार की नीतियां बनाने लगे, ठीक है। संप्रदायवाद के प्रसार से भारतीय एकता और स्वतंत्रता के आंदोलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। ये जो संप्रदायवाद जो चला रहे थे ब्रिटेन लोग, यानी कि संप्रदायवाद मतलब क्या, अलग करना, हिंदू मुस्लिम को अलग करना, सिख वाले जो ईसाई लोग हैं सभी को अलग करना, ठीक है। इससे क्या हुआ, भारतीय का जो एकता है, स्वतंत्रता है, आंदोलन जो होना था ताकि इन लोग एक साथ मिल करके लड़ सके अंग्रेजों के, ब्रिटेनों के खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ, वो नहीं लड़ पा रहे थे, ठीक है, आंदोलन टूट जा रहा था। अब देखते हैं सुधारों को अंतिम रूप। अब इन लोगों को लगा कि मुस्लिम लोग अलग और हिंदुओं लोगों को अलग हो गया, तो इन लोगों ने कुछ अपना रूप दिखाएं, सुधार का रूप। देखिए, वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत के सचिव जॉन मार्ले इस बात पर सहमत किए कि उग्रवादियों और मुसलमानों, यानी जो उग्रवादी थे, जो कांग्रेस वाले थे, यानी कि हिंदू की तरफ, ठीक है, और मुसलमानों ने दोनों खुश करने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता थी। यानी इन लोग चाहते थे कि अब ये दोनों तो आपस में लड़ ही गए, अब बचा क्या, लेकिन इन लोगों को और ज़्यादा खुश करेंगे, ठीक है, तो हमसे ज़्यादा उसको लगा होगा और ये आपस में लड़ेंगे। तो उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाने जाने वाला उपायों का एक सेट तैयार किया। तो उन्होंने क्या किया, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से एक सेट तैयार किया जिसे 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम का नाम दिया गया। कि देखिए आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ सुधार की कर रहे हैं भारत के लिए, जिसका नाम दिया गया भारत परिषद अधिनियम, जिसको संसद बोला जाता है, ठीक है, भारतीय संसद। अब यहाँ पे देखिए विधान परिषदों का विस्तार। अब देखिए सबसे पहले विधान परिषदों का क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो भारतीय परिषदों अधिनियम 1919 में केंद्रीय और प्रांतीय, अभी हमारे जो सरकार है वो दो प्रकार के, केंद्रीय जो पूरा देश लेवल पर काम करती है और प्रांतीय जो राज्य लेवल पर काम करती है, ठीक है। तो दोनों विधान परिषदों को आकार को महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया गया, दोनों में विस्तार किया गया। थोड़ा सा जनसंख्या यानी जो सदस्य थे बढ़ाया गया, कुछ भारत से भी गिन चुन करके ले लिया करते थे, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में 16 सदस्य से बढ़ा करके 60 सदस्य कर दिया गया और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या अलग अलग थी। जहाँ पे जैसा विधान परिषद होगा वहाँ पर का सदस्य अलग अलग, अगर कहीं छोटा है तो छोटा यानी कम सदस्य होंगे, कहीं बड़ा क्षेत्र है तो बड़ा सदस्य होंगे। लेकिन जो ये होता है ना केंद्रीय परिषद, ये पूरा देश लेवल पर होता है, ठीक है, इसलिए इसको 16 से 60 कर दिया गया। और बाकी जो प्रांतीय विधान परिषद है यानी कि स्टेट लेवल पर, ठीक है, वहाँ पे जैसा वो क्षेत्र होगा वैसा ही वहाँ पे सदस्यों को रखा गया, ठीक है। उसके बाद है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रचना, जिसको ILC आप सीधा सीधे बोल सकते हैं, ILC। तो इसका भी क्या किया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 69 सदस्यों में से, यानी इसमें 69 सदस्यों को चुना गया, जिसमें 37 सदस्य अधिकारी होने थे, यानी अधिकारी होते 37 को अधिकारी बनाया जाना था और 32 गैर अधिकारी को, और यही गैर अधिकारी में से भारत लोगों को रखा जाता था, ठीक है, जिसका वैल्यू ना के बराबर होता था। गैर सरकारी बहुमत का परिचय। अब देखिए गैर सरकारी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद मतलब पूरे लेवल पर, ठीक है, में सरकारी बहुमत बनाए रखा, मतलब केंद्रीय पर सरकारी बहुमत बनाए रखा, जबकि प्रांतीय स्टेट लेवल पर
गैर सरकारी बहुमत की अनुमति थी। यानी जो केंद्र लेवल पर, जो पूरा लेवल पर काम करता था, पूरा देश लेवल पर, उसका वो सरकारी रूप से चुने जाते थे, ठीक है, उसको सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त था। लेकिन जो स्टेट लेवल पर था वो गैर सरकारी के रूप में माने जाते थे, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं होता था उसका। सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव, और सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता था, यानी अपने मर्जी से वो क्या कर लेते थे, चुन लेते थे इन लोगों को। इनके लिए भारत के लोग चुनाव करते हैं ना, लेकिन वो लोग अपने से चुन लिया करते थे, ठीक है, और इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता था, बस दिखावे के लिए। शक्तियों का विस्तार, अब थोड़ा सा इन लोगों की शक्ति को बढ़ा दिया गया ताकि भारत के लोग फुसला जाए। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों का विस्तार विमर्श शक्तियों का विचार किया। दोनों स्तर पर, केंद्र और प्रांतीय दोनों विस्तार पर थोड़ा सा शक्ति को बढ़ाने का निर्णय लिया। सदस्य अतिरिक्त प्रश्न पूछ सकते थे। अब सदस्यों को थोड़ा सा ये अधिकार मिल गया कि आप लोग थोड़ा मोड़ा ज़्यादा सवाल पूछ सकते हैं। भारत के जो लोगों को चुन करके वहाँ पे गए थे, थोड़ा मोड़ा आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछ सकते हैं। बजट प्रस्ताव पेश कर सकते हैं कि कितना बजट कहाँ पे क्या लगा, क्या खर्चा हुआ, क्या जो बजट होता है ना, वो आप क्या कर सकते हैं, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, खर्चा, आय, व्यय, ये सब चीज़ों का। विधान परिषदों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, अब जो विधान परिषद के अधिकार थे ना, उसमें थोड़ा सा क्षेत्र में वृद्धि किया गया, यानी जो भारत के लोगों को चुना गया था ना, उसके अधिकारों में क्या किया गया, कुछ वृद्धि किया गया। अब अधिकारों में उसके वृद्धि क्या किया जाएगा, वो लोग अपने अधिकारों में वृद्धि करते थे, बस दिखावा करते थे कि हम अधिकारों में वृद्धि कर रहे हैं और इसमें भारत के लोग भी शामिल हैं, तो जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की शक्तियों तथा अधिकारों में वृद्धि की गई। जैसे कि इस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया कि आप बजट पर बहस कर सकते हैं। इसके अलावा सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के विषय पर बहस करने, जो सार्वजनिक जो सरकारी कार्य होगा इस पर बहस करने का अधिकार दिया गया। प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। मतदान करने का भी अधिकार दिया गया कि आप मतदान भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नाम का, ठीक है। सीमित व भेदभाव पर आधारित मताधिकार, अब देखो इन लोगों को भले ही मत देने का अधिकार दे दिया गया, ऊपर दिया था ना यहाँ पर मत देने का अधिकार, लेकिन सीमित मात्रा में। इस अधिनियम द्वारा जो मताधिकार दिया गया था ना, वह एक तरफा था, ठीक है, एक तरफ तो सीमित था और आम जनता इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। मतलब ये एक तरफ का सीमित था, मतलब ब्रिटेन के लोग भाग ले सकते थे लेकिन भारत के लोग भाग नहीं ले सकते थे। जिसके पास योग्यता थी केवल वही भाग ले सकता था, जिसके पास बहुत ज़्यादा योग्यता थी, जो पढ़े लिखे थे, जो जिसके पास ज़्यादा धन दौलत था, वही क्या कर सकते थे, इस मतदाता यानी कि मतदान में भाग ले सकते थे। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री सुधार का महत्व, कि क्या इसका महत्व रहा। तो प्रतिनिधित्व में वृद्धि, सबसे पहले जो वहाँ पर भारत के लोग चुन के गए थे उसमें थोड़ा सा वृद्धि किया गया। भारतीय परिषद में थोड़ा सा वृद्धि किया गया, 16 से 60 बढ़ाया गया। संसदीय प्रणाली की नींव, जो संसदीय प्रणाली का नींव रखा गया, संसदीय प्रणाली, है ना, पहले संसदीय प्रणाली नहीं था लेकिन संसदीय प्रणाली को लाया गया। राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का क्या हो गया, उदय हो गया इससे, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि हिंदू और मुस्लिम में ये क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सभी को इधर उधर बांट दिया गया, तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ इसके नीति से। शिकायत निवारण, शिकायत किया गया, शिकायत का पता चला। भावी सुधारों की नींव, जो भावी सुधार था, यानी कि पहले के जो सुधार था उसमें उसका एक नया नींव रखा गया। भले सुधार हुआ या नहीं हुआ लेकिन इसमें कुछ नींव रखा गया। आप ये सब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आपका आंसर यहीं तक था, ठीक है। उसके बाद हम पार्लियामेंट्री सुधार की आलोचना, इसका बुराई किया गया। सांप्रदायिक में वृद्धि, क्योंकि सांप्रदायिक में वृद्धि कर रहे थे, सांप्रदायिक मतलब हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर रहे थे। सीमित राजनीतिक शक्ति, आसक्ति तो दे रहे थे लेकिन सीमित मात्रा में दे रहे थे। वास्तविक सुधार के बजाय दिखावटीपन, ये वास्तविक सुधार नहीं करते थे, बस दिखावटीपन करते थे। व्यापक मुद्दों में ध्यान भटकाना, और ये लोगों को क्या करते थे, व्यापक मुद्दों में ध्यान भटका देते थे, और यहाँ पे ये ब्रिटेन लोग आकर के लूट रहे हैं भारत को पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि ये व्यापक मुद्दों में ही बस भटकाया रखते थे कि आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष के रूप में क्या मिला, तो 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार ने भारत की राजनीतिक समस्या का कोई भी समाधान नहीं दिया, और गांधी जी ने ये कथन दिया कि बस ये हमारा बर्बाद के सिवा दूसरा कुछ ये नहीं किए, बस हमारा भारत देश को बर्बाद कर दिए। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से देखने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, ट्रिक के माध्यम से। देखिए 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से हम लोग यहाँ से लेकर के बिल्कुल यहाँ तक बात करेंगे, और केवल दो, केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ये चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था ना, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र स्तरीय पर और प्रांतीय स्तर पर ही टिका हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है, या 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम का वर्णन करें, बात सेम पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो ट्रिक मैंने लाया, ठीक है, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
जो अधिनियम था, बस आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, हुआ बात कुछ इस प्रकार से, क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्रिटेन वाले हमारे देश में आ चुके थे और वो लोग शासन कर रहे थे, मतलब वो लोग रहते थे ब्रिटेन में और भारत में राजपाट चलाते थे और भारत का सचिव कहलाते थे, भारत का व्यक्ति नहीं होते थे। यहाँ पे जो आप लोग दिख रहे हैं भारत का सचिव, ये भारत में काम करते थे, लेकिन ये जो व्यक्ति थे ना, कौन, मॉन्टेग्यू, वो थे कहाँ का, ब्रिटेन का थे। वायसराय कहाँ के वायसराय थे, भारत के, लेकिन ये जो व्यक्ति थे वो कहाँ के थे, चेम्सफोर्ड, ब्रिटेन के थे। तो उस टाइम भारत में कब्जा करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार है यहाँ पे दो लोगों को नियुक्त किया था, भारत सचिव के रूप में ब्रिटेन के मॉन्टेग्यू को, और भारत के वायसराय के रूप में, वायसराय मतलब प्रधानमंत्री समझ लीजिए, ठीक है, जो भारत में आकर के राजपाट चलाता था। और भारत सचिव कौन होता था, जो ब्रिटेन में ही बैठ करके सब कुछ देखता था। मतलब जो भारत सचिव होता था, ये जो ब्रिटिश सरकार थी, इसको ऊंचा पद दिया गया था मॉन्टेग्यू को, कि तुम अपना ऊंचा पद पर है, और इसके नीचे चेम्सफोर्ड को रखा गया था। और चेम्सफोर्ड भारत में आकर के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते थे, और भारत सचिव जो मॉन्टेग्यू थे वो ब्रिटेन में ही रहते थे और वहीं से देखभाल काम करते थे, जब कोई बड़ा मामला होता था तब भारत आते थे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से दो ब्रिटेन लोगों का नियुक्ति किया गया, ठीक है, और यही दोनों ने कुछ सुधार लाया, ठीक है, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने दोनों ने मिलकर के कुछ सुधार लाए, और इसी को 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार कहा गया। अब क्या हुआ कि भारत के लोग व्याकुल हो गए, तो उन लोगों का कहना था कि तुम लोग रहोगे ब्रिटेन में, ठीक है, और हमारे ऊपर शासन करोगे, ठीक है, और हम लोग सिर्फ देखते रहेंगे, देश हमारा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ अधिकार हम लोगों को भी मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कि कोई बड़ा बड़ा मामला है, उस पर आप लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं, वो मामला को आप लोग संभाल सकते हैं, लेकिन जो देश के अंदर हो रहा है उस पर हम लोग का हस्तक्षेप होना चाहिए, हम लोग का अधिकार होना चाहिए। जब ऐसा मामला होने लगा ना, तो फिर बुलाया गया किसको, जो भारतीय सचिव बनकर के ब्रिटेन में रहते थे, कौन, मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू आए कहाँ, भारत आए, और चेम्सफोर्ड तो भारत में ही थे, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू किसके साथ समझौता किए, किसके साथ बैठक किए, चेम्सफोर्ड के साथ बैठक किए। यानी जब मॉन्टेग्यू को बुलाया गया कि ऐसे ऐसे बात है, तो भारत, जब मॉन्टेग्यू भारत आए हैं, इसके साथ साथ मॉन्टेग्यू किसको बुलाए, चेम्सफोर्ड को, क्योंकि ये इसी का आदमी थे, और चेम्सफोर्ड को बुलाएं, तो यहाँ पे अभी दो आदमी हो गए, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। इसके साथ साथ कुछ कुछ भारत लोगों को भी रखा गया, ताकि भारत के लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ, हमको भी रखा जा रहा है, ठीक है। जो भारत के बुद्धिजीवी लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, उन लोगों को भी रखा गया, और ये सभी मिल करके एक समझौता किया, जिसका नाम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार अधिनियम कहा गया, ठीक है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था ना, ये बेसिकली दो ही चीज़ पर डिपेंड था, एक केंद्रीय स्तर पर और एक प्रांतीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर जो पूरे देश लेवल पर होता है, सेंट्रल लेवल पर, और प्रांतीय स्तर मतलब जो राज्य लेवल पर होता है, जैसे हमारा झारखंड है, बिहार है, ठीक है। तो भारत लोगों का ये कहना था कि जैसे मान लो कि हमारे अभी का अगर समय बात करूं, तो हमारे झारखंड में द्वि प्रकार का शासन है, ठीक है, यानी कि द्वैध शासन है। क्यों? क्योंकि अगर झारखंड में कुछ होता है तो हमारा हेमंत सरकार भी देखती है, और इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखेंगे, तो हमारे झारखंड में दो सरकार हो गई। तो ऐसा ही भारत के लोग भी मांग कर रहे थे कि कुछ कुछ देश के अंदर हम लोगों का अधिकार भी होना चाहिए, और उसके ऊपर आप लोग भी क्या कीजिए, अधिकार जमाइए, लेकिन कुछ अधिकार हम लोगों का भी होना चाहिए। तो केंद्र स्तर पर वो लोग काम करते थे, और कुछ लोग भारत को भी रख लिए थे, और प्रांतीय स्तर पर भी कुछ अधिकार दिए गए भारत के लोगों को, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए केंद्रीय स्तर पर क्या क्या रखा गया, इसमें कौन कौन विषय आ जाएंगे केंद्रीय स्तर पर, ठीक है। इसमें क्या क्या कार्यपालिका कार्य करेगी, क्या शक्ति होगी, विधानमंडल में क्या शक्ति होगी, वायसराय का क्या शक्ति होगा, वायसराय मतलब जो प्रधानमंत्री के रूप में भारत में आकर के काम कर रहे थे, ठीक है, उसको क्या क्या शक्ति दिया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, विधानमंडल का मतलब होता है जिसके पास कानून बनाने बदलने का शक्ति होती है, ठीक है। तो विधानमंडल के पास क्या क्या शक्तियां रहेगा, क्या क्या प्रतिबंध रहेगा, मतलब क्या क्या शक्तियां नहीं रहेगा। इसी प्रकार से प्रांतीय स्तर में देखा गया कि कौन कौन से इसके अंदर विषय आ जाएंगे। द्वैध शासन, द्वैध शासन मतलब केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर दोनों स्तर को रखा जाएगा, ताकि कुछ भारत के लोगों को भी अधिकार मिल जाए। हस्तक्षेप पर प्रतिबंध, कुछ ऐसे भी अधिकार थे जिस पर भारत के लोगों को प्रतिबंध लगा गया था, मतलब अभी भी अधिकार नहीं मिला हुआ है, मतलब इन लोग फुसलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और विधानमंडल, यहाँ का भी विधानमंडल देखेंगे कि किस प्रकार का था। तो इस प्रकार से तो कुल मिलाकर के कुछ भारत लोगों को अधिकार मिला और कुछ नहीं मिला, लेकिन पहले के मुकाबले अभी कुछ कुछ सुधार हुआ था, ठीक है। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषता इस प्रकार से, ठीक है। देखिए, राज सचिव जो सचिव माना गया था देश का, मॉन्टेग्यू को, और वायसराय माना गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने,
इन्हें सुधारों की अपनी योजना तैयार की। ये दोनों ने क्या किया, सुधार के लिए एक अपनी योजना तैयार किया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत सरकार शासन अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने भारत आकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड एवं अन्य सैनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विमर्श किया। देखिए जब क्या हुआ, मॉन्टेग्यू भारत आए तो किससे सबसे पहले मिले, वो अपना ही व्यक्ति, किससे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिले। इसके साथ साथ भारत के भी कुछ लोगों को रखा गया, जैसे जो सैनिक लोग थे भारत के जो नेता लोग थे उसको भी रखा गया। इसके बीच में एक विमर्श किया गया, समझौता किया गया, प्रस्ताव रखा गया। 1918 में इस प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया, और जो प्रस्ताव में बात किया गया ना, इसको 1918 में प्रकाशित कर दिया गया न्यूज़ में, पेपर के माध्यम से, कि ब्रिटिश सरकार अब हम लोगों के लिए ये अधिकार देने वाले हैं। पहले वोट देने का अधिकार नहीं मिलता था, वोट देने का भी अधिकार मिलने लगा। ठीक है, तो जो जो इस अधिनियम में बात किया गया था, इसको न्यूज़ पेपर के माध्यम से, तरह तरह माध्यम से पूरे देश में फैलाया जाने लगा। ठीक है, इन्हीं प्रस्तावना के आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया, और इसी के प्रस्ताव के आधार पर हम लोग 1919 को क्या बोल सकते हैं, भारतीय शासन अधिनियम भी इसका नाम बोल सकते हैं, या तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के नाम पर ये आया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वर्ष 1930 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू कर दिया गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1930 लिखा गया, 1921 होगा। ठीक है, 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू कर दिया गया। अब ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, लागू कर दिया गया इसको। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अगर डेट याद नहीं रहता तो आप लोग लिख देंगे ऐसा ही बिना डेट का, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ आपके पास। अब देखेंगे इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पहला देखेंगे इसका दो विशेषताएं। ठीक है, एक देखेंगे केंद्रीय स्तर पर और एक देखेंगे प्रांतीय स्तर पर। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, इस अधिनियम ने केंद्र के शासित प्रांतीय स्तरों पर शासन में सुधार की शुरुआत की। केंद्र स्तर पर मतलब पूरे लेवल पर, पूरे सेंट्रल लेवल पर, और प्रांतीय स्तर मतलब एक स्टेट लेवल पर। ठीक है, यानी राज्य लेवल पर। तो पहले देखते हैं केंद्रीय स्तर पर क्या क्या ब्रिटिश सरकार अपने पास शक्ति रखी और क्या क्या भारत के लोगों को भी शक्तियाँ दिया। ठीक है, तो पहले देखेंगे केंद्रीय स्तर पर क्या क्या आ जाते हैं, कौन कौन मामले आ जाते हैं। तो ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के हो, राष्ट्रीय महत्व मतलब पूरे देश लेवल का हो, एक से अधिक प्रांतों से संबंधित हो, ऐसे जो एक से अधिक प्रांतों मतलब एक से अधिक राज्यों से संबंधित हो, जैसे झारखंड, बिहार और भी सारे राज्यों से संबंधित हो, तो जो सभी राज्यों से संबंधित होता है वो हमारा केंद्रीय स्तर पर चला जाता है वो मामला। ठीक है, केंद्रीय स्तर सरकार द्वारा शासित होते हैं, और ऐसे जो नियम कानून होते हैं वो कौन चलाते हैं, केंद्रीय सरकार चलाते हैं। जैसे विदेशी मामला, ये पूरे देश लेवल का है, ये कोई झारखंड बिहार का मामला है नहीं, तो ये केंद्रीय सरकार देखेगी। फिर रक्षा करना, राजनीतिक संबंध बनाना, सार्वजनिक ऋण, पैसा, कर्जा कहाँ से लेना, कितना पैसा किसी को देना, नागरिक, आपराधिक कानून, जो आपराधिक कानून है, संचार सेवाएं कि कौन सा सेवा कहाँ पे देना है, संचार सेवाएं। ठीक है, वो सब चीज़ों पर मामला किसका होता था, केंद्रीय स्तर का होता था। अब देखते हैं यहाँ का कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब कार्य करना, तो वायसराय यानी कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में आए थे ब्रिटेन से। ठीक है, तो वायसराय की कार्यकारी यानी कि जो इसका कार्यकाल है ना, वो परिषद में 8 सदस्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, यानी कि केंद्र लेवल पर 8 सदस्यों को रखा गया था काम करने के लिए, जिसमें से 5 सदस्य तो ब्रिटेन के थे और 3 ही सदस्य को रखा गया था भारत का, ताकि कोई भी कानून बनेगा तो 5 लोगों का सहमति होगा तो वो कानून बन जाएगा, और 3 लोग भारतीय हैं तो ये सिर्फ देखते रह जाएंगे, है ना। लेकिन बस वैसे रखा गया था इन लोगों को। फिर विधानमंडल में सुधार। अब देखते हैं कि केंद्र लेवल पर विधानमंडल में क्या सुधार किया गया। तो द्विसदनीय विधानमंडल, यानी द्विसदनीय विधानमंडल को अपनाया गया। द्विसदनीय विधानमंडल मतलब कि इसमें 2 प्रकार की सरकार होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, है ना। तो इस अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। ठीक है, विधायिका मतलब वही जो नियम कानून वगैरह बनाती थी। ठीक है, जिसमें निम्न सदन और केंद्रीय विधानसभा, उच्च सदन, राज्य परिषद शामिल थे। ठीक है, यानी विधानमंडल जो इसमें था ना वो 2 प्रकार के। ठीक है, एक निम्न सदन जिसको हम लोग केंद्रीय विधानसभा के नाम से जानते हैं, और एक उच्च सदन जो राज्य परिषद में शामिल होता था, है ना। ये द्विसदनीय विधानमंडल को अपनाया गया, मतलब 2 प्रकार का सरकार, एक केंद्रीय और एक राज्य यानी कि जिसको बोलते हैं प्रांतीय। और जो केंद्रीय विधानसभा था उसका नाम दिया गया निम्न सदन, और जो राज्य परिषद था यानी प्रांतीय राज्य स्टेट लेवल उसको उच्च सदन नाम दिया गया। ठीक है, नए सुधारों के तहत अब केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन अभी भी कुछ मामलों पर नहीं। देखिए अब क्या हुआ, इतना कुछ सुधार किया गया जिसके माध्यम से केंद्रीय विधानमंडल पर यानी केंद्रीय लेवल पर अब क्या कुछ लोग जो हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले भारत के लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब कुछ कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरी प्रश्न पूछने का मामला अभी भी नहीं मिला, इन लोगों का पूरा अधिकार नहीं मिला था। ठीक है,
अब इसी के अंतर्गत अभी हम लोग इसी के अंतर्गत देख रहे हैं, विधानमंडल के अंदर ही देख रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 सदन अभी हम लोग पढ़े, निम्न सदन और एगो उच्च सदन, ठीक है। निम्न सदन में 145 सदस्य होते थे जो मनोनीत थे और अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे। मनोनीत मतलब जो अपने मन से चुन लिए जाते थे, और अप्रत्यक्ष मतलब जिसको नहीं चुना जाता था, ठीक है। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था, ठीक है। ये मनोनीत किए जाते थे वो, और एक जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे वो, ठीक है। और इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। उच्च सदन की संरचना, उच्च सदन में देखो 60 सदस्य थे, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। और इसमें भी जो सदस्य होते थे वो मनोनीत होते थे, यानी कि मनोनीत द्वारा चुने जाते थे, और एक अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि कुछ बिना चुने हुए ला लिए करते थे, ठीक है। और इसमें केवल पुरुष सदस्य को ही शामिल किया गया था। नेक्स्ट, वायसराय की शक्तियाँ। अब देखते हैं केंद्र लेवल पर वायसराय यानी कि जो ब्रिटेन के वायसराय थे उसको क्या शक्तियाँ प्राप्त थी, ठीक है। उसे बैठकों को आहूत करने यानी बैठकों को बुलाने का, स्थगित करने का, विधानमंडल को निष्खंडित करने का अधिकार था, यानी बैठक बुलाया जा सकता है, बैठक को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। और विधानमंडल को ये भंग भी कर सकते हैं, इसके पास इतना सारा शक्तियाँ था। विधायिका का कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसे वायसराय अपने अनुसार बढ़ा सकते थे। यानी कि देखिए इसका कार्यकाल 3 वर्षों का था, लेकिन अगर ये चाहते तो अपने कार्यकाल को बढ़ा भी सकते थे। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियाँ। इसके पास क्या क्या शक्तियाँ थी, तो केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकारों पर अप्रतिबंधित नियंत्रण प्राप्त था। देखिए अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियाँ की केंद्रीय स्तर पर विधानमंडल को क्या शक्तियाँ दिया जाता। तो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार को ये अधिकार दिया गया था कि वो प्रांतीय सरकार पर यानी कि स्टेट लेवल पर ये क्या कर सकती है, अपना नियंत्रण कर सकती है। मतलब प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, इसी को बोला गया अप्रतिबंधित, मतलब केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार पर नियंत्रण कर सकती थी, ठीक है। केंद्रीय विधायिका पर प्रतिबंध। अब देखते हैं कि क्या चीज़ केंद्रीय विधायिका पर प्रतिबंध लगाया गया था। अभी देखें इसको क्या शक्तियां प्राप्त है कि ये प्रांतीय सरकार पर हस्तक्षेप कर सकती है। अब देखते हैं क्या इसको अधिकार नहीं प्राप्त था। तो भारतीय विधायिका भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को बदल या उलट नहीं सकते थे। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारतीय विधायिका जो भारत की विधायिका थे ना, भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून, यानी जो भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार कोई भी कानून को अगर लागू करती है ना, तो उस पर बदल या उलट नहीं कर सकते थे भारत के लोग। सोचिए जैसे मौजूदा कानून में संशोधन करना, कोई भी कानून का संशोधन करना हो, कोई विदेशी मामला हो, तो उसमें भारतीय विधायिका को कोई भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब देखते हैं प्रांतीय स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर। तो पहला इसके अंतर्गत कौन सा विषय आ जाएगा, छोटे छोटे विषय आ जाएंगे, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा सुविधाएं, भूमि राजस्व, जल आपूर्ति, अकाल राहत, कानून व्यवस्था, कृषि, यही सब चीज़ें आ जाएगा प्रांतीय स्तरीय सरकार में। अब कोई ज़रूरी नहीं कि इतना सारा आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द्वैध शासन की शुरुआत। इसमें द्वैध शासन की शुरुआत किया गया केंद्रीय और प्रांतीय। तो द्वैध शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए। अब देखिए प्रांतीय सरकारों यानी जो स्टेट लेवल पर है, इसके सरकारों को कुछ अधिकार प्राप्त किया गया था, क्योंकि पहले इन लोगों को कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन जब से ये कानून आया यानी जब से ये अधिनियम लागू हुआ, ठीक है, तब से क्या हुआ कि प्रांतीय सरकारों को कुछ मतलब अधिक क्या मिलने लगा, अधिकार प्राप्त होने लगा, जिससे उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि हाँ कुछ मुझे भी अधिकार प्राप्त है। केंद्र राज्य संबंध। अब यहाँ पे देखिए केंद्र राज्य संबंध और केंद्र और राज्य के बीच में क्या हुआ, संबंध हुआ। देखिए इस सुधार के तहत केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित किया गया, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में संबंध हुआ, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया कि केंद्र का क्या शक्ति है और राज्य का क्या शक्ति है। अभी इसके पहले मैंने देखा कि केंद्र के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, और अभी देख रहे हैं राज्य के पास क्या क्या शक्तियाँ। राज्य मतलब प्रांतीय। हस्तक्षेप पर प्रतिबंध, कुछ ऐसा चीज़ है जिस पर केंद्रीय यानी प्रांतीय सरकार को भी प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। इन्हें कुछ विषयों पर हस्तक्षेप करने से प्रतिबंध लगा दिया गया, सारे पर ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे बड़ा मामला होगा जिस पर केंद्रीय सरकार ही करेंगे। विधानमंडल में सुधार। देखिए प्रांतीय विधान परिषदों का और अधिक विस्तार किया गया। जो प्रांतीय विधान परिषद यानी स्टेट लेवल पर, इसको और भी अधिक विस्तार किया गया, बढ़ाया गया। जैसे महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया, विधायकों को बोलने की स्वतंत्रता दिया गया। पहले इन लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, उसको बोलने की स्वतंत्रता दिया गया। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में संविधान निर्माण में संविधान सभा के योगदान और सीमाओं की विवेचना करें। ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने नहीं बनाया था दोस्तों, तो इसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। इसके पहले जो एक छोटा था सो और एक ये मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट है और एक ये भी क्वेश्चन, संविधान सभा का कार्यक्रम पर प्रकाश डालना, या तो यही क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है स्वरूप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा।
नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता पर एक निबंध लिखे, या सिंपल सा दे देगा 1935 के भारतीय संविधान से भारतीय सरकार अधिनियम का वर्णन करें। 1935 के भारत सरकार अधिनियम का विशेषताओं का वर्णन करें, सिंपल दे देगा। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे और इससे ना जाने आपके माइंड में कितने क्वेश्चन का आंसर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ो और इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हर एक वीडियो की तरह मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ, एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, उस पर मैं आपको समझा दूंगा सारा। हम इसको कोई ट्रिक नहीं कह सकते, ठीक है, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा और मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी 1935 भारत सरकार अधिनियम क्या है वो छोड़ दो, ये आपका उधर मैंने अभी नहीं गया हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा 2 मिनट आपका मैं समय लूँगा। ठीक है, देखो आप सभी को पता है कि भारत में आंदोलन चल रहा था, अंग्रेज लोग हमारे ऊपर क्या कर रखे थे, कब्जा कर रखे थे। ठीक है, हमें गुलाम बना रखे थे ब्रिटिश वाले। ठीक है, बात है 1919 को। ठीक है, जब मॉन्टेग्यू सुधार सम्मेलन किया गया था, इस सम्मेलन में ये कहा गया था, ये सब जितने सारा सम्मेलन बनाया गया था ना, सब ब्रिटिशों के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश हर एक सम्मेलन को बनाना चाहते थे ताकि भारतीयों को हम क्या करें, विश्वास दिला सके कि हम आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और होता क्या वो देखो, 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू सुधार सम्मेलन होता है, जिसमें से भारत को ये बताया जाता है कि हम हर एक 10 वर्ष में ये छानबीन करेंगे कि कितना ना कानून बन रहा है, कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना फ़ायदा लाभ हो रहा है, इसके लिए कानून बनाइए। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका समझा रहा हूँ। फिर क्या होता है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का एक गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया जाता है कि जो 1919 में कानून बनाया गया था, क्या वो सही रूप से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए, कानून की जांच करने के लिए 1928 में एक साइमन कमीशन बनता है। लेकिन सबसे बड़ा बुरा बात तो ये था कि जो 1928 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था ना, इसमें जितने सारे लोग थे ना, वो सबका सब अंग्रेज थे। तो एक तरह से देखें तो 1919 में एक गठन सम्मेलन बना तो वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद आया 1928 में सम्मेलन। ठीक है, लेकिन 1928 सम्मेलन में सारे के सारे जो लोग थे ना, वो अंग्रेज लोग थे, तो भारत लोगों ने उसका विरोध कर दिया, तो 1928 भी खत्म हो गया। फिर उसी टाइम नेहरू रिपोर्ट आया। ठीक है, तो जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाया गया ना, इसको जो बनाया गया था ना, अंग्रेज लोगों ने इसको क्या किया, मिटाना चाहा। 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है, इसको अंग्रेज लोगों ने ही खुद मिटा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों खत्म हो गया। अब इतना कुछ देखते हुए तो जो भारतीयों को वो तो बुरा लगेगा। ठीक है, फिर 1928 के बाद 1930, 1931, 1932 में 3 गो सम्मेलन होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 3 गो गोलमेज सम्मेलन होता है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में, इस सम्मेलन में भारत का बात नहीं माना गया और उसके बाद आंदोलन बढ़ गया, उसके बाद एक कानून पास हुआ। देखो ये तीनों का तीनों जो सम्मेलन था ना, इसमें एक भी ऐसा बात नहीं था जो भारतीयों के पक्ष में हो, भारतीयों के लिए हो। तो भारत लोगों ने इसका भी क्या कर दिया, इसके ऊपर भी क्या कर दिया, विरोध कर दिया। इस प्रकार से हम देखें तो 1919, 1928, 1928, 1930, 1931, 1932 भारतीयों को कोई भी पसंद नहीं हुआ और फाइनली जाकर के इनका बड़े तौर पे इसका विरोध कर दिया। तो फाइनली जाकर के उन लोगों ने एक भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया और इसमें से भारत के बारे में सब कुछ बताया गया। ठीक है, जब उन लोग विवश हो गए कि अब हम भारत में नहीं रह सकते हैं, भारत के लोग हमसे बहुत आगे बढ़ गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब हम इससे जीत नहीं सकते हैं, तो फाइनली जाकर के भारत सरकार अधिनियम एक नाम से 1935 में एक अधिनियम बनाया गया और इससे थोड़ा भारतीय लोगों में खुशी मिला। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट किया गया। तो ये हमें भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ना है। ठीक है, हालांकि मैं आपको जिस भी लेवल से समझाऊं, ठीक है, इसको ज़्यादा माइंड मत करना। ठीक है, बस मैं आपको एक छोटा सा समझाने का प्रयास करता हूं। हालांकि हमको थोड़ा बहुत अगर कुछ इधर उधर जाकर के भी समझाना पड़ेगा ना, तो मैं वो भी समझाने के लिए तैयार हो जाऊँ यहाँ पे। ठीक है, बट इस टाइप के जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बस समझाने के लिए, इसको आप माइंड मत करना कि क्या सही और क्या गलत है। मतलब कि ऐसा इसलिए क्योंकि कोई चीज़ों हमें अपने लैंग्वेज में बताने के लिए ना, कुछ चीज़ों को हम छुपा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट मेरा फाइनली आंसर होता है। ठीक है, आंसर को मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में मैं सेट करा दूँ। अब अगर आप लोग नीचे वाला देख लिए, ठीक है, जो मैंने आपको इसके पहले बताया, तो इसके बाद क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं देखो। भारत सरकार अधिनियम 1935 2 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद का सबसे लंबा अधिनियम था।
इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बनाने के लिए देखो, अब 1935 ऊपर से ही उड़ के नहीं आ गया, यह स्टार्ट कहाँ से हुआ था? साइमन आयोग की रिपोर्ट 1928, फिर नेहरू समिति की रिपोर्ट 1928, फिर 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31, 32, जो कि मैंने आपको बताया था। तब कहीं जाकर के 1935 का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? 1919, फिर 1928, फिर 1928, 1930, 1931, 1932। तो साइमन आयोग की रिपोर्ट हुआ, फिर नेहरू समिति की रिपोर्ट हुआ, फिर 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन भारत इनसे खुश नहीं थे। इसके फिर बाद विवाद के बाद, इतना होने के बाद ही यही सब चीज़ों के सहायता से 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना था। ठीक है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं होता ना, तो फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम नहीं आता। तो कहीं ना कहीं जो पीछे वाला घटना है उसी के तौर पर 1935 की घटना है। ठीक है, तो 1935 घटना के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट था? साइमन आयोग की रिपोर्ट, नेहरू समिति रिपोर्ट और 3 गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट। ठीक है, अब हम डायरेक्टली देखते हैं भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, इसकी विशेषता क्या है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की बहुत सारी विशेषता है जो कि आपको नीचे दिया गया। ठीक है, विस्तृत उल्लेख, इसमें विस्तृत उल्लेख किया गया, एक बड़े लेवल पर भी क्या किया गया, इसका उल्लेख किया गया। 1935 का अधिकार काफ़ी लंबा और जटिल था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचित थे। अधिनियम में केवल मुख्य जो होता है ना, मूल्य सिद्धांतों को ही निर्धारित ना करके शासन संबंधित प्राय सभी बातों का विस्तृत विवरण किया गया। इसमें ऐसा सिर्फ नहीं कि मूल्य बातों को जो इंपॉर्टेंट है उसी को रखा जाए, नहीं, शासन चलाने से संबंधित जितने सारे मुद्दा था उन सभी को रखा गया, विस्तृत उल्लेख किया गया। ठीक है, इस भारत सरकार अधिनियम 1935 में विस्तृत अनेक बड़े लेवल पर इसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रस्तावना का अभाव। अब देखो, प्रस्तावना का अभाव का मतलब क्या? इस अधिनियम को बिना प्रस्तावना के पास किया गया था। हर एक अधिनियम को प्रस्तावना के तहत ही पास किया जाता है, लेकिन इस अधिनियम को बिना प्रस्तावना के क्या किया गया, पास किया गया। 1935 अधिनियम के लक्ष्य के संबंध में किसी नई नीति की घोषणा नहीं की गई कि किसी नई की कोई नया नीति है। ठीक है, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1935 के अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया। मतलब जो 1919 में बनाया गया था ना, 1919 में बताया गया था, जो कि मैंने आपको इसके पहले बताया, मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम। ठीक है, वो अधिनियम इसलिए आया था क्योंकि कौन सा कानून में क्या है, नहीं है, कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके जांच के लिए। ठीक है, तो 1919 में जो बनाया गया था ना, वही डायरेक्टली जोड़ दिया 1935 में। अब इसके लिए फिर से नया प्रस्तावना लाने की क्या जरूरत था? ठीक है, 1935 का जो अधिनियम आया ना, वो पिछले का ही देना है, पिछले जो घटना हुआ था ना, वही सब चीज़ों का देना है। ठीक है, तीसरा, केंद्र में दोहरा शासन। ठीक है, जो केंद्र में दोहरा शासन था वो आ गया। ठीक है, यानी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। यह मूल रूप से 1919 के प्रांतीय द्वैध शासन की भांति ही था। 1919 में भी दोहरा शासन की बात किया गया था। दोहरा शासन मतलब जहाँ पे एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है, इसका बात किया गया था। ठीक है, 1919 में बात किया गया था, वही बात को 1935 में भी लागू कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं 1935 अधिनियम की एक विशेषता ये भी है कि केंद्र में दोहरा शासन प्रणाली अपनाया गया, जो कि आज भी हमारे देश में चल रहा है। चौथा है अखिल मतलब था संपूर्ण भारतीय संघ। इस यहाँ पे जो बात किया गया था ना 1935 अधिनियम, वो संपूर्ण भारतीय संघ का बात किया गया था। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की योजना रखी गई थी। मतलब ये नहीं कि एक छोटे लेवल पर नहीं, बल्कि ऐसा कुछ अधिनियम की पूरा भारत एक भारतीय संघ की उसमें उल्लेखन आ जाए। ठीक है, उल्लेखित हो। पांचवा, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों कि 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। ठीक है, प्रांतीय मतलब आप लोग वही समझ जाओ, राज्य। ठीक है, और स्वायत्तता का मतलब जब उससे कुछ अधिकारें मिलती है। ठीक है, इसके द्वारा प्रांतों में दोहरे शासन का अंत कर दिया गया। देखो अब क्या हुआ, दोहरे शासन को अंत कर दिया गया, इसके प्रांतों में दोहरे शासन को अंत कर दिया गया। ठीक है, और उसके स्थान पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना किया गया। जो दोहरे शासन की प्रणाली था उसको अंत करके एक पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना किया गया। ठीक है, उसके छठा है विधानमंडलों का विस्तार। एक विधानमंडल जो उसका विस्तार किया गया 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जो केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य थे ना, उसमें क्या किया गया, वृद्धि किया गया, उसमें बढ़ावा किया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विधानमंडलों का भी विस्तार हुआ। जब उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ गया तो कहीं ना कहीं विधानमंडलों का भी विस्तार होगा ना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मताधिकार का विस्तार। देखो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार मतलब हो गया जो अधिकार होते हैं हमारे, ठीक है, मताधिकार, उसमें भी क्या किया गया, उसको बढ़ावा दिया गया। उसके बाद 8वां संघीय न्यायालय। अब संघीय न्यायालय का मतलब क्या, देखो अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र में संघ की इकाइयों के आपसी झगड़ों और केंद्र तथा इकाइयों के झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक संघीय न्यायालय होगा। मतलब अगर झगड़े हो जाएंगे तो उसको निपटारा कौन करेगा, तो संघीय न्यायालय की इस, देखो हर कुछ 1935 में बहुत कुछ सोच समझ के सब कुछ किया गया, ठीक है, कि अगर लड़ाई झगड़े भी हुआ तो उसको निपटारा कौन करेगा, तो संघीय न्यायालय करेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा विशेषताएं था। अब आगे थोड़ा सा देखो, इसने एक मील का पत्थर साबित हुआ, इसने एक मील का पत्थर साबित हुआ, कहानी सुने होंगे, ठीक है। और भारत में सरकार के एक जिम्मेदार स्वरूप का मार्ग प्रशस्त किया। 1947 में देश को आज़ादी मिलने से पहले यह अंग्रेजों द्वारा भारत को दिया गया आखिरी संविधान था। मतलब अंग्रेजों ने ये जो बनाया था नियम कानून किसके लिए था, भारत के लिए था। तो भारत में अभी संविधान के तौर पे चल रहा है ना, भारत अभी किसके तौर पे चल रहा है, संविधान के तौर पर। लेकिन संविधान तो हमारा देश का आज़ाद होने के बाद आया, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो उसके पहले अंग्रेजों द्वारा ये दिया गया आखिरी संविधान मानो उसको, क्योंकि ये भी तो एक कानून की जैसा ही था ना। तो अंग्रेजों ने इसको जो दिया था वो भारत आज़ाद होने से पहले का ये आखिरी संविधान माना गया इसको, ठीक है, कि इसके पहले वही संविधान था जो उन लोगों ने देखे गया। अब 1935 अधिनियम में कुछ दोष तो भी था, कुछ अच्छाई भी होता है तो कुछ बुराई भी होते हैं। कौन कौन सा अच्छाई हो, चलो देखते हैं। अच्छाई तो हम लोगों ने देख लिया विशेषताएं, अब बुराई को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो इसने रक्षा के मामले में कोई समाधान ही नहीं दिया, अंग्रेज शायद ये भूल गए थे, ठीक है। इसने रक्षा के बारे में कोई समाधान ही नहीं दिया, इसका कहीं जिक्र ही नहीं किया गया, ठीक है। दूसरा, इसने कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिया जिसके लिए भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। भारत जो स्वतंत्र के लिए संघर्ष कर रहा था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, इसका तो कहीं साक्ष्य नहीं मिला, इसके लिए तो कोई कुछ स्पष्ट बात ही नहीं बोला गया। तीसरा, इसमें भारतीय आबादी के मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। जो भारतीय के संबंध में मौलिक अधिकार है इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, जबकि आज में हमारे भारत में मौलिक अधिकार का बात किया गया है कि ये मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। अरे कुछ भी थे तो अंग्रेज ही थे ना, वो हम भारतीय जैसा उन लोगों के अंदर नहीं था, ठीक है। एक थे भीमराव अम्बेडकर जो इतना कुछ करके चले गए हमारे लिए। चौथा देखो, हालांकि अंग्रेजों ने भारत को आश्वासन दिया था लेकिन उन्होंने वास्तव में भारतीयों को शक्तियाँ नहीं दे पाया, ठीक है। पांचवा, अंग्रेज अब भी अपनी इच्छानुसार शासन करने की शक्ति रखते थे। मतलब अंग्रेजों इतना करने के बावजूद भी उनको लगता था कि हम भारत पर क्या कर लेंगे, अपना शासन कर लेंगे, सोचो। एंड छठा और लास्ट हमारा है, भारतीयों को शक्तियां हस्तांतरित ना करने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों ने इस अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। देखो, भारतीयों को शक्तियां हस्तांतरित ना करने के कारण, जब भारत लोगों को शक्ति नहीं प्रदान हुआ, इस कारण से वहाँ पे दो पार्टी थे, कांग्रेस वाले और एक मुस्लिम लीग वाले जो मुस्लिम का समर्थन करते थे, दोनों ने इस अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। और इस प्रकार से 1935 का भी अधिनियम जो है ना, ये अच्छे ढंग से नहीं चल पाया, ये भी असफल हो गया, ठीक है। अब फाइनली चलते हैं निष्कर्ष पे। तो थोड़ा सा निष्कर्ष देखो, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत के सरकारी स्वरूप को संघीय स्वरूप में परिवर्तन कर दिया। देखो, ये सबसे बड़ा पॉइंट याद रखना कि 1935 का जो भारतीय सरकार अधिनियम हुआ ना, उसमें क्या किया, भारत के सरकारी स्वरूप को, जो भारत का सरकार था ना, उस संघीय स्वरूप में परिवर्तन कर दिया। किसमें परिवर्तन कर दिया, संघीय स्वरूप। संघीय स्वरूप मतलब जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, ठीक है। केंद्र और राज्य की शक्तियाँ अलग अलग कर दी गई, ठीक है। केंद्र और राज्य की शक्तियां अलग कर दी गई और राज्य केंद्र सरकार के अधीन चलेगा और केंद्र राज्य सरकार के अधीन चलेगा, वो तो बात निश्चित है। इस सुविधा का इस डर से कड़ा विरोध किया गया। लोगों में ऐसा लगने लगा ना कि शायद केंद्र सरकार और राज्य सरकार आ जाएगा ना, तो केंद्र सरकार बड़े लेवल पर होती है, राज्य सरकार नीचे लेवल पर होती है, तो केंद्र सरकार का गुलाम हो जाएगा राज्य सरकार। इसलिए इसका विरोध कर दिया गया, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ठीक है। गुलाम बन जाएगा, ऐसे इन लोगों का धारणा था। राज्यों की शक्तियां कम हो जाएगी, कि राज्य की शक्तियां कम हो जाएगी और सारा फिर इसका मालिक कौन बन जाएगा, केंद्र सरकार बन जाएगा और राज्य का शक्ति कम हो जाएगा, ऐसा यहाँ के लोगों को मानना था, ठीक है। और राज्यों की शक्तियां कम हो जाएगी। फिर भी यह अधिनियम स्वतंत्रता के लिए भारतीयों और अंग्रेजों के बीच बातचीत का आधार बन गया। फिर भी कहीं ना कहीं ये अपने आप में इसका इंपॉर्टेंट था, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। इसके अलावा यह अधिनियम ना तो रक्षा की बात करता है, ना तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है और ना ही देश के लोगों के अधिकारों की बात करता है, सोचो, ठीक है। तो कुछ बुराइयां कुछ अच्छाइयां था, ठीक है, वो तो अंग्रेजों का देन था। तो ये था 1935 का अधिनियम। दोस्तों, ये आपको कैसा समझ में आया, ठीक है, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने आप में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉइंटों में आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
देखो मैं अपने ओर से फुल समझाने का प्रयास किया हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा केंद्रीय तो संघीय ऐसा कुछ आ गया ना, तो हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। बट मैं अपने ओर से समझाने का प्रयास किया हूँ, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या जो मैं समझा रहा हूँ अच्छा, या इससे भी थोड़ा सा गहराई में जाकर के मैं समझाऊँ। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। और मेरा बोलने का स्पीड कैसा वो भी आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, या तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता और इसके महत्व की विवेचना करें। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन चेंज करके देगा, आंसर आपको सेम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों भारतीय संविधान का अर्थ, यानी कि भारतीय संविधान है क्या। तो देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, ठीक है। जो फाइनल लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। जो भारतीय संविधान है वो हमारा भारत का क्या है, सर्वोच्च कानून है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे हैं जो देश के शासन, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। देखो, भारत के संविधान में बहुत सारे नियम कानून लिखा गया है। अब उस नियम कानून में हमारा देश का शासन कैसे चलेगा उसके बारे में लिखा गया है। हमारा प्रधानमंत्री जो शासन को चला रहे हैं उसका क्या शक्ति और कार्य है उसके बारे में भी लिखा गया है। नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार दिया गया है वो भी लिखा गया है, और उनके कर्तव्यों को भी निर्धारित किया गया है कि अगर मान लो कि सभी नागरिकों को हमारे संविधान की ओर से कुछ अधिकार दिया गया है, तो आपसे भी कुछ हमारा देश क्या करती है, डिमांड करती है। आपका भी कुछ कर्तव्य है कि देश के लिए कुछ करें, देश के संसाधनों को दुरुपयोग ना करें, सरकारी समझ के उसको फेंक ना दे। मतलब अगर आपको भी अधिकार प्राप्त है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी उल्टा भी क्या करो, सहयोग करो। जैसे मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है, सरकार आपको मदद करती है, हमारा देश आपको मदद करती है, वैसे आपका भी फर्ज है कि आप भी देश के लिए कुछ ना कुछ कार्य करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यह दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। जो हमारा भारत देश का संविधान है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा लिखित संविधान और कुछ हो सकता नहीं है, ना तो किसी देश का है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। हमें जितना भी हमारे संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है, उन सभी मौलिक अधिकारों को हमारा देश के द्वारा, जो हमारा ये संविधान है उसके द्वारा क्या किया जाता है, रक्षा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, संविधान को संशोधन भी किया जा सकता है। जो संविधान होता है ना, उसको जरूरत पड़ने पर संशोधन भी किया जा सकता है। मतलब कुछ नियम कानून को बढ़ाया भी जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, और कुछ को घटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान में कई अनुच्छेद और विभिन्न विषयों पर भी चर्चा करते हैं। देखो, हमारे संविधान जो होता है ना, उसमें बहुत प्रकार के अनुच्छेद हैं, और बहुत प्रकार का जो अनुच्छेद है ना, जो विभिन्न विषयों पर चर्चा करती है, और हर एक अनुच्छेद अलग अलग विषयों पर चर्चा करती है, अलग अलग विषयों के बारे में बताती है। क्या जो अनुच्छेद 1 होगा वही अनुच्छेद 2 भी होगा? नहीं, अनुच्छेद 1 अलग विषयों पर चर्चा कर रही है, तो अनुच्छेद 2 जो है वो अलग विषयों पर चर्चा करती है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों संविधान का अर्थ। तो किसी देश की शासन जिन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर चलता है, उन सिद्धांत या नियमों के संग्रह तथा लिखित रूप को संविधान कहा जाता है। देखो, मान लो कि एक देश है, उसमें बहुत सारे नियम कानून है, तो वो जो नियम और सिद्धांत के आधार पर जो वो देश चलता है ना, उस नियम और कानून के संग्रह, मतलब एक जगह इकट्ठा करना और उसको लिख देना संविधान कहलाता है। मतलब एक देश है जहाँ पे 10 नियम है, तो 10 नियमों को एक जगह संग्रह करना और उसको लिखित रूप दे देना हमारा संविधान कहलाएगा, ठीक है। संविधान के नियम और सिद्धांत जहां एक और सरकार के शक्तियों कार्यों को निर्धारित करता है। देखो, जो हमारे संविधान में नियम और कानून होती है, ठीक है, वो एक की ओर क्या करती है, सरकार के लिए क्या क्या कार्य करना है, सरकार को क्या क्या चीज़ों को देखभाल करना है। ऐसा थोड़ी नहीं कि वो सरकार है तो कुछ भी काम करेगी। सरकार के पास क्या क्या शक्ति होगा, क्या क्या उनको काम करना है, उसी के दायरे में रह करके सरकार भी क्या को करेगी, काम को करेगी। वहीं दूसरी ओर नागरिकों को भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नागरिक को मारने का अधिकार दे दिया गया, नागरिकों को भी अधिकार दिया गया और उनको कर्तव्य का भी वर्णन करते हैं। यानी कि नागरिकों को अधिकार भी दिया गया, नागरिकों से कुछ कर्तव्य का वर्णन करते हैं कि अगर आपको अधिकार प्राप्त है तो आपका भी कर्तव्य है कि उस अधिकार को क्या करना है, पालन करना है। ये सब चीज़ें हमारा संविधान में लिखा गया है। सरकार के लिए भी अलग से वर्णन किया गया है और हमारे नागरिकों के लिए भी अलग से वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप एक बार वीडियो को देख लोगे ना, तो निश्चित तौर पर आपको 100% समझ में आ जाएगा, और हो सकता है कि दोबारा आपको देखने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े।
110% आप एग्जाम में बेहतर तरीक़ा से लिख करके आएंगे और आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। हमारा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में पहला है हमारा लिखित संविधान। जो भारतीय संविधान है ना, वो लिखित संविधान है। जितने भी सारे नियम कानून है ना, वो सभी को लिखा गया है। तो भारतीय संविधान एक विस्तृत लिखित दस्तावेज है, मतलब एक बड़ा सा लिखित दस्तावेज, मतलब जहाँ पे नियम कानून लिखा होता है उसको दस्तावेज बोलते हैं, जो भारत के शासन, नागरिकों का अधिकार और सरकार के कामकाज को परिभाषित करते हैं। अब जो हमारे संविधान में नियम कानून लिखा गया है, वो हमारा शासन व्यवस्था के बारे में लिखा गया कि हमारा शासन कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, देश का शासन व्यवस्था, और नागरिकों का अधिकारों के बारे में बताया गया कि नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार दिया गया है और सरकार कौन कौन सा काम काज करेगी उसके बारे में भी लिखा गया इस नियम कानून में, यानी संविधान में। दूसरा है सबसे लंबा संविधान। जो हमारा भारत संविधान है वो सबसे ज़्यादा लंबा संविधान है। तो यह दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है, यानी कि दुनिया में जितने सारे संविधान हैं उनमें से सबसे लंबा संविधान और लिखित संविधान हमारा भारत का संविधान है, जिसमें प्रस्तावना है, कई अनुच्छेद भी और कई अनुसूचियां भी है। हमारे देश के संविधान में कई सारे देखो, हमारा जो देश है इसमें प्रस्तावना को भी जोड़ा गया है, हम भारत के लोग भारत को, है ना, और कई सारे अनुच्छेद भी जोड़ा गया है और अनुसूचियाँ को भी शामिल किया गया है। तीसरा है संविधान का सर्वोच्चता। देखो, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सभी कानून और सरकार इसके अनुसार काम करती है। देखो, संविधान जो है ना वो देश का हमारा क्या सर्वोच्च कानून है और सभी कानून और सरकार इसके अनुसार काम करती है, ठीक है। और जितने सारे कानून है और जो सरकार कार्य करती है वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करती है। जो हमारे संविधान में कानून लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग सारा राजपाट चलता है। नेक्स्ट है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। देखो, हमारा जो देश है का संविधान है वो जो हमारा देश का संविधान है उसमें कठोरता भी है और लचीलेपन भी। क्यों? अगर कोई व्यक्ति को फांसी देना है तो दिया ही जाएगा, उस नियम को कोई हटा नहीं सकता, ये हो गया कठोरता। लचीलापन का मतलब होगी दोस्तों कि अगर कोई नियम को संशोधन करने की ज़रूरत है, हटा करके उसको दूसरा लाने की ज़रूरत है या तो कुछ बदलने की ज़रूरत है तो वो भी किया जा सकता है। तो संविधान में कुछ भाग ऐसे हैं जो कठोर हैं जिन्हें बदलना मुश्किल है, लेकिन कुछ लचीले भी हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। पांचवा देखते हैं संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण। देखिए, हमारा देश में दो प्रकार की सरकार मेन रूप से होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हालांकि होती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, लेकिन मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है। तो जहाँ पे एक से अधिक सरकार होती है उसको संघात्मक बोलते हैं, लेकिन इसमें एकात्मक का भी मिश्रण है, मतलब थोड़ा थोड़ा एकात्मक भी पाया जाता है, एक सरकार भी पाया जाता है। क्यों? देखिए, संविधान भारत को एक संघीय देश के रूप में स्थापित करता है। संघीय यानी कि संघात्मक, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार की सरकार है, उसी को बोलते हैं संघीय देश। लेकिन इसमें कुछ मात्रा में एकात्मक विशेषताएं भी है, जैसे कि मजबूत केंद्र सरकार। देखो, यहाँ होती तो दो सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा देश संघात्मक है, लेकिन एकात्मक भी पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार को कम अधिकार प्राप्त है और केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक ही सरकार को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, दोनों को तो अधिकार ज़्यादा प्राप्त नहीं है। तो संघात्मक तो है, लेकिन इसके साथ कुछ मात्रा में एकात्मक का भी मिश्रण पाया जा रहा है, क्योंकि इसको ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकार, तो संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और भी सारे अधिकार है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ही को लिखा गया है। आप चाहो तो सभी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो। यानी भारतीय संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समान मौलिक अधिकार दिया गया है। आगे बात करते हैं सातवां, कानून का शासन। यहाँ पे कानून का शासन चलेगा, कोई राजा महाराजा का शासन नहीं चलेगा। संविधान में कानून का शासन स्थापित किया गया है, जिसका अर्थ है कि सभी लोग कानून के अधीन है, मतलब कोई भी लोग कानून से बाहर नहीं है, सभी लोग कानून के अंदर ही है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। चाहे वो राजा महाराजा, उसके पास कितना भी कोई धन दौलत क्यों ना हो, वो सभी कानून का शासन है, मतलब कानून के अंदर ही रहेंगे, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 8वां नंबर है एकल नागरिकता। ठीक है, तो भारतीय संविधान के तहत सभी भारतीय लोगों को एक नागरिकता दी जाती है। किसी व्यक्ति का निवास किसी निश्चित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो सकता है, लेकिन उसकी नागरिकता भारतीय ही रहता है। देखो, हम भारतीय हैं, हम दिल्ली में जाएंगे तो हम दिल्ली का नागरिक नहीं कहलाएंगे, झारखंड में तो झारखंड का नागरिक नहीं कहलाएंगे। चाहे हम देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में क्यों ना चले जाएं, हम बस एक ही नागरिक कहलाएंगे, हम भारतीय हैं। ठीक है, तो एकल नागरिकता यानी कि एक व्यक्ति यहाँ पे एक ही नागरिक है, दूसरा स्टेट में जाकर दूसरा नागरिक नहीं हो जाएगा, उसका एक ही आधार कार्ड होगा।
9वां है कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया। देखो हमारा जो भारत का संविधान है वो अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। अलग अलग देशों में जो जो अच्छाई चीज़ पाया गया वही नियम कानून को हमारे भी देश में अपनाया गया है। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न अन्य देशों के संविधानों से उधार लिया। मतलब अलग अलग संविधानों में जो जो इम्पोर्टेंट नियम कानून प्रावधान लगा वो अपने देश के संविधान में डाला गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गर्व से कहा है कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का निचोड़ करने के बाद तैयार किया गया है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि भारत का जो संविधान है ना वो ऐसे रेडी नहीं किया गया है। दुनिया भर में जितने भी सारे ज्ञात संविधान है, ज्ञात संविधान मतलब जो अच्छे अच्छे संविधान है, उन सभी संविधान का निचोड़ हमारा भारतीय संविधान में मिल जाएगा। 10वां है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मतलब हमारा जो देश है वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। हमारा देश में है कि कोई भी धर्म के लोग रह सकते हैं या तो फिर वो नहीं भी रह सकते हैं, आज़ादी है पूरा, ठीक है। तो भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। एक क्या धर्मनिरपेक्ष संविधान है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं है बल्कि सभी धर्म के लिए है। इसलिए भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म को समर्थन नहीं करते। इसलिए हमारा जो भारतीय देश है वो किसी भी एक धर्म को समर्थन नहीं करती है बल्कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है कि हमारा जो धर्म है वो हिंदू है, हमारा भारतीय हिंदू है, ऐसा नहीं है। इसमें कहीं दर्शाया नहीं गया कि भारतीय जो है वो हिंदू है, ठीक है। कोई भी धर्म के लोग यहाँ पे रह सकता है। 11वां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी हर एक यहाँ के लोगों को माता अधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार है। भारतीय संविधान लोकसभा हो चाहे राज्य विधानसभा के चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाता है, ठीक है। यानी कि सभी व्यक्ति को जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक है सभी को वोट देने का अधिकार हो, चाहे वो लोकसभा की चुनाव हो चाहे विधानसभा की चुनाव हो। 12वां नंबर है त्रिस्तरीय सरकार। यहाँ पे 3 प्रकार की सरकार पाई जाती है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है लेकिन मेनली अगर बोला जाए तो मेन 3 होती है। त्रिस्तरीय सरकार का अर्थ है सरकार की शक्तियों और दायरों को 3 स्तरों पर विभाजित किया गया। जो हमारा भारत देश है इसमें जो सरकार की शक्तियाँ और कार्य है उसको 3 भागों में बांटा गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार होती है जो देश लेवल पर होती है, राज्य सरकार जो एक स्टेट लेवल पर होती है और स्थानीय सरकार जो हमारे ग्राम पंचायत वगैरह में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का महत्व। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित महत्व दोस्तों, पहला कि कानून का शासन। अगर आप इस आंसर को और बड़ा करना चाहते हैं तो हेडिंग डालना कानून का शासन और यहाँ पे लिखना है कि भारत के संविधान में जितने भी सारे कानून हैं उसमें कानून का शासन होता है, ना कि कोई राजा महाराजा का शासन होगा। सभी लोग कानून के अंदर रहेंगे, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं या तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अधिकारों का संरक्षण, हमारा भारतीय संविधान जो अधिकारों का संरक्षण करती है, यानी जितने आम जनता को, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो सभी मौलिक अधिकारों का देखभाल कौन करती है? हमारा संविधान करती है। तीसरा है सरकार की संरचना। सरकार का कार्य क्या है, सरकार को कैसे बनाना है, ये सब का विवरण हमारा संविधान में मिलता है। राष्ट्रीय एकता, हमारे भारतीय संविधान इतना बड़ा देश है, हमारा जो भारत देश है वो इतना बड़ा देश है कि अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी हमारा संविधान के द्वारा सभी लोगों को एक साथ बांध करके रखा गया है, ठीक है। नियम और कानून, हमारे संविधान में अलग अलग प्रकार के नियम और कानून लिखे गए हैं जो आम जनता के लिए होती है और सरकार के लिए भी होती है, यानी देश के सभी नागरिकों के लिए होती है। न्यायिक समीक्षा, अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार हो तो उसके लिए हमारा न्यायालय है जो हमें न्याय देने के कार्य करती है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, हमें समाज में भी सामाजिक रूप से भी क्या मिलता है? न्याय मिलता है। अगर हमें कोई गलत हमारे साथ कर रहा था हम अपने समाज में बैठाते हैं लोगों को और वहाँ भी मुझे न्याय मिलता है, और आर्थिक रूप से भी न्याय मिलता है। आर्थिक रूप से न्याय मतलब किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाता है और उसका आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है तो उसे कुछ पैसे के रूप में न्याय मिलता है, कि पैसे के रूप में कुछ उसको क्या होता है, मदद मिलता है। नेक्स्ट है नागरिकों का कर्तव्य, और यहाँ पे नागरिकों का भी कर्तव्य है। मतलब ऐसा नहीं कि नागरिकों को अधिकार प्राप्त है तो नागरिकों बस ऐसा मौज करेंगे, नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारों का क्या करें, रक्षा करें, उनका भी कर्तव्य है। अगर पिताजी हमें पाल पोस कितना बड़ा किए हैं, ठीक है, उनका वो अपना कर्तव्य किए, तो मेरा भी कर्तव्य है कि हम भी उनको क्या करें, उल्टा मदद करें, है ना।
अब आते हैं निष्कर्ष में दोस्तों। तो भारतीय संविधान एक जटिल और व्यापक दस्तावेज है ना, जो भारतीय की विविधता, भारत में विविधता है क्योंकि अलग प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, और जटिलताओं को दर्शाता। भारतीय संविधान बहुत बड़ा संविधान है, यहाँ बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, जटिलताओं से भरा हुआ है। यह एक दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता रहता है, यानी कि हमारा जो दस्तावेज है, हमारा संविधान का नियम कानून है, वो समय के साथ बदलता रहता है और भारत की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आखिर क्यों नियम कानून को बदला जाता है? ताकि हमारे देश के नागरिकों की, हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो फाइनली ये क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों की विवेचना करें। तो इसका भी आंसर मैंने नहीं करवाया था, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो जो क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया दोस्तों, एक ए क्वेश्चन हो गया आपका, दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद ये क्या हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, और एक ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन का आंसर मैंने रेडी नहीं करवाया, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जो 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इतना मैंने सारा लिया है। हालांकि ये और ये चारों क्वेश्चन पिछले बार पूछा जा चुका है, तो इनमें से कोई भी 1 या 2 फिर से पूछे जाने की संभावना है। और ये सब 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपको जब आप 15-15 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये सब क्वेश्चन करना। अगर समय नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन है सबसे पहले आपको उस पर ध्यान देना है। उसके बाद समय बचने पर या तो आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया गया है, ये वो क्वेश्चन है जो कितना बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के द्वारा रिपीट किया जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे, पिछले साल का पेपर तो कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो नंबर 1 से, ठीक है, कि 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अवध का बात चल रहा है, तो बेगम हजरत ने। किसने? बेगम हजरत ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। जो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1897 में। 1897 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के लिए प्रदान किया गया था। यानी कि 1909 भारतीय परिषद अधिनियम किसके लिए प्रदान किया गया था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए। आपको याद है वो 1919 का अधिनियम जो कि ब्रिटिशों के द्वारा चला गया था। सांप्रदायिक मतलब हो जाता है कि उसको बंटवारा करना, मुस्लिम को अलग कर देना, हिंदू को अलग कर देना, ठीक है। सरकार अधिनियम 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सरकार अधिनियम 1919 चला था उसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। जो भारतीय का है इसके लोगों का प्रतिनिधित्व को क्या कर देना? बढ़ा देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्तियों का विभाजन पहली बार 3 श्रेणियों में कब किया गया और बाद में संविधान का आधार बना? मतलब शक्तियों का विभाजन पहली बार 3 श्रेणी में हुआ और उसके बाद में संविधान का वही चीज़ जाकर के आधार बना। तो ये 1935 का अधिनियम। कौन सा था? 1935 का अधिनियम, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुआ उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। जो संविधान के अनुसार है वो संप्रभुता किस में निहित है? तो संप्रभुता हमारा संविधान में निहित है। संप्रभुता किस में निहित है? संविधान में निहित है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर इसके पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सभी वीडियो जितने सारे क्वेश्चन है सभी का जो मैंने वीडियो बनाया ना वो ट्रिक के माध्यम से बनाया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैंने ट्रिक से आपको बताने का प्रयास किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। द इंडियन ऑफ, यहाँ पे वार है, ठीक है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बस आपको ये याद रखना, इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो वी.डी. सावरकर, ठीक है, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट चलते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से। आप सभी को पता है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती कौन थे? जो दयानंद सरस्वती जी थे वो कौन थे? तो ये धर्म सुधारक थे, धर्म को सुधारने का कार्य करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जो ब्रह्म समाज था उसका संस्थापक कौन था? तो राजा राममोहन राय थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 1909 के द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद की सदस्य की संख्या कितनी कर दी गई थी? पहले 16 था। 1909 के द्वारा जो सर्वोच्च विधान परिषद की संख्या थी पहले कितना थी? 16 थी। बाद में इसको बढ़ा करके 60 कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1919 को किस नाम से जाना जाता है? 1919 को किस नाम से जानते हैं हम लोग, है ना? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 को 1919 के अधिनियम से जानेंगे, सीधा सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? ठीक है, भारत में जो लोक सेवा आयोग की स्थापना वो किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत ये इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? जो बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो थे कुंवर सिंह। कौन थे दोस्तों? कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट मंगल पांडे कौन थे? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे दोस्तों? स्वतंत्रता के सेनानी थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सीधा सीधे जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, 1857 में चर्बी के कारतूस के विरुद्ध पहली घटना कहाँ हुई? 1857 में जो चर्बी के कारतूस की विरुद्ध की पहली घटना जो हुई थी वो कहाँ पे हुआ थी? तो हुआ था बैरकपुर में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? बैरकपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ हुआ। जैसे ही हुआ ऐसे ही मंगल पांडे ने एक्शन ले लिया, फिर उसको मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये लड़ाई और विकराल रूप ले लिया। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो ये मंगल पांडे ही था जिसने जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से साफ साफ मना कर दिया कि इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको दांतों से खींचना पड़ता था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 का जब विद्रोह रहा था तो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? जो 1857 के विद्रोह में इनमें से कौन सा नेताओं ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने ही बलिदान दिया। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब। इसका देख सकते हैं सेमेस्टर 4 का मेजर पेपर 6 हिस्ट्री का समय 3 घंटा 75 मार्क्स का हुआ था। ठीक है, इसका हम आंसर की बताने वाले हैं। पहला क्या है कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ तो 10 मई 1857 को हुआ था, तो इसका ए का राइट आंसर दूसरा होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ? मार्ले मिंटो सुधार जो आपको पढ़ाए थे हम 1909 में सुधार हुआ। ठीक है, 1909 में सुधार हुआ, 1909 में। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, यानी दूसरा। सी में क्या है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार पारित हुआ, तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार ये 1919 में हुआ। ठीक है, इसका भी राइट आंसर आपका दूसरा होगा। कब हुआ था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार पारित हुआ 1919 में। नेक्स्ट हम देखते हैं डी नंबर। डी क्या हो रहा है? किस धारा के प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई? तो 1935 अधिनियम में आपका क्वेश्चन भी था स्वायत्तता वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी का ए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ई नंबर। ई नंबर में क्या क्या अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आपको इस पर भी एक क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, यानी अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, चलिए ये हो गया एक नंबर का 5 क्वेश्चन। नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। तो पृथक निर्वाचन आया, द्वैध शासन, ये आप क्वेश्चन में पढ़े होंगे। प्रांतीय स्वतंत्रता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये जो हमारे संविधान से रिलेटेड है, आप सभी लिख दिए होंगे जरूर। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट टिकॉट भी किया, द्वैध शासन और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं 15 नंबर वाला, जो कि कोई 4 ही बनाना था। देखते हैं कि 4 हमारे द्वारा दिया गया क्वेश्चन आया या नहीं आया। ठीक है, और मैंने आपको लॉजिक दिया था। सोचिए बुक में कितना क्वेश्चन दिया गया था और मैंने कितना कम क्वेश्चन आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह का क्या कारण है? 1857 के विद्रोह का क्या कारण था, ये आपको ये क्वेश्चन है जो कि मैंने बताया था और अच्छे ढंग से मैंने करवाया था ट्रिक के साथ। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिंटन, ये सब वाला मैंने बताया था 3 गो था, उनमें से एक को पक्का आएगा, लेकिन मत करो इसको। क्यों? क्योंकि इसमें 3 करोगे तो पता नहीं कौन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप छोड़ दीजिए। अभी तक मेरा एक मैच किया 1857 वाला, ठीक है, विद्रोह वाला। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या तो इसी को बोला जाता था मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, तो ये वही चीज़ इसमें आपको मेंशन करना था। ठीक है, ये आपका आ गया। अब 2 मैच हो गया। उसका तीसरा देखिए यहाँ पे 7वां नंबर।
सन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का क्या थे, इसके बारे में लिखना है। देखिए 3 क्वेश्चन मैच करके 1947 वाले भी मैंने बताया था। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त पर संक्षिप्त निबंध लिखें, अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली की उपलब्धियों का विवेचना करें एंड नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। देखो 4 एकदम मस्त तरीका से जो मैंने 4 बताया श्योर वही क्वेश्चन आ गया और आपको 4 का आंसर देना था और स्टूडेंट लोग भी देखिए उसी में टिकआउट किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बेहतर तैयारी के लिए आपका बीसी सेंटर है, मेजर पेपर 7 का भी तैयारी करवाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।